अस्सलाम वालेकुम। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग ENG 101 मिड टर्म प्रिपरेशन से रिलेटेड हमारे पास हैंडआउट्स के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट MCQs बन सकते हैं, तमाम के तमाम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं जिनसे MCQs बन सकते हैं, वो सारे के सारे जो है आज की इस एक ही वीडियो के अंदर जो है वो कवर करेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपको दोबारा से हैंडआउट्स खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपके MCQs जो है वो ईजिली हो जाएंगे, काफ़ी सारे MCQs जो है वो आपके क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि MCQs हैंडआउट से ही आते हैं। तो अगर आपने हैंडआउट्स की चीज़ें समझ ली तो उसके बाद आपकी सारी चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाएगी MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके अलावा सब्जेक्टिव की वीडियो है तो वो ऑलरेडी बन चुकी है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आप जाओगे, वहाँ पर प्लेलिस्ट का लिंक गिवन होगा, ENG 101 प्लेलिस्ट, तो उस पर क्लिक करोगे तो सारी की सारी वीडियोज़ जो है वहाँ पर शो हो जाएगी। सब्जेक्टिव की भी एक डिटेल वीडियो जो है वो बन चुकी है, जिसके अंदर तमाम की चीज़ें बताई गई हैं कि शॉर्ट में क्या चीज़ पूछते हैं, लॉन्ग में क्या चीज़ पूछते हैं, और आंसर भी दिए हुए हैं। तो आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं, जो कि हमारी है ENG 101 मिड टर्म प्रिपरेशन से रिलेटेड, और इसके अंदर तमाम के तमाम इंपॉर्टेंट MCQs हमने कवर किए हैं लेक्चर नंबर 1 to 18 के। तो सबसे पहले MCQ यहाँ पर हमारे पास लिखा हुआ है, फोनेमिक सिंबल्स आर गिवन इन स्लैश ब्रैकेट इन द डिक्शनरी। तो एक चीज़ आपने याद रखनी कि हमारे पास जो सिंबल्स होते हैं वो कौन से सिंबल्स होते हैं जो हमारे पास स्लैश ब्रैकेट्स के अंदर गिवन होते हैं डिक्शनरी के अंदर। तो आपने ये चीज़ याद रखनी, वो होते हैं फोनेमिक सिंबल्स, और जो गिवन होते हैं वो स्लैश ब्रैकेट्स के दरमियान गिवन होते हैं, और वो स्लैश ब्रैकेट इससे कहते हैं। नेक्स्ट ये इंपॉर्टेंट MCQ हमारे पास कि हमारे पास शॉर्ट वोवल्स कितने हैं और लॉन्ग वोवल्स कितने हैं। अब ये इससे रिलेटेड आपसे बार बार पूछा जाएगा, तो याद रखना है आपने कि शॉर्ट वोवल्स कितने हैं आपके पास। तो 7 शॉर्ट वोवल्स हैं और 5 जो है वो लॉन्ग वोवल्स हैं। उसके बाद है सिंबल फॉर लॉन्ग वोवल्स हैव 2 स्मॉल डॉट्स इन फ्रंट ऑफ देम। तो हमारे पास जो सिंबल होता है लॉन्ग वोवल्स का, उनके सामने जो है वो 2 स्मॉल डॉट्स होते हैं। जैसे कि आपने लिखा है डेफिनेशन, उसके आप सामने आपने 2 डॉट लगा लिए, एक ऊपर एक नीचे। तो जो हमारे पास सिंबल होता है लॉन्ग वोवल्स का, उसके क्या होते हैं, हमारे पास 2 स्मॉल डॉट्स होते हैं उसके सामने। ये चीज़ आपने याद रखनी है। नेक्स्ट हमारे पास के अगेन एक और वोवल आ गया। पहले हमने देखा शॉर्ट वोवल्स जो कि 7 होते हैं, और लॉन्ग वोवल्स हमारे पास कितने होते हैं, 5 होते हैं। लेकिन इसी के साथ एक और है डिप्थोंग वोवल्स। तो ये हमारे पास कितने होते हैं, ये होते हैं टोटल 8, और ये भी एक इंपॉर्टेंट MCQ है। अब नेक्स्ट के हमारे पास साउंड्स विच आर प्रोड्यूस बाय कंबाइनिंग 2 वोवल साउंड आर नोन एज। अब ये यहाँ पर डिप्थोंग, ये जो वोवल्स है, इसकी जो हमारे पास डेफिनेशन लिखी हुई है कि हमारे पास वो साउंड जो कि प्रोड्यूस होते हैं किसी भी 2 वोवल्स साउंड को कंबाइन करने में, उनको क्या कहते हैं, डिप्थोंग वोवल्स। डिप्थोंग बोलो, डिप्थोंग बोलो, जो भी बोलो आप, लेकिन ये हमारे पास वर्ड है डिप्थोंग वोवल्स। इसकी डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए। और कितनी तरह के होते हैं, तो 8 तरह के ये वोवल्स होते हैं। अब ये शॉर्ट वोवल्स, लॉन्ग वोवल्स और ये डिप्थोंग वोवल्स, इनको जब हम ऐड करते हैं तो कितने बनते हैं, तो ये आप काउंट कर लेना। तो यहाँ पर कितने हो गए, तो देयर आर 20 वोवल फिनोम्स इन इंग्लिश। तो 7 शॉर्ट है हमारे पास, 5 लॉन्ग है, और 8 जो है वो डिप्थोंग है। तो हमारे पास कितने हो गए टोटल, 20 वोवल फिनोम्स, फोनेम्स हो गए, फोनेम्स। तो ये हमारे पास फोनेम्स हो गए, कितने हो गए, तो 20 होंगे। कैसे 20 होंगे, जब इन तीनों को हम ऐड करेंगे, शॉर्ट, लॉन्ग और डिप्थोंग को, वोवल्स को, तो हमारे पास टोटल कितने हो जाएंगे, 20 वोवल फोनेम्स हो जाएंगे। सही है। तो ये टोटल इंग्लिश के अंदर हमारे पास 20 होते हैं। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई, ये वोवल की कहानी चल रही है सारी की सारी। अब नेक्स्ट आपसे पूछ सकते हैं कि भाई इन इंग्लिश देयर आर डैश कॉन्सोनेंट साउंड। तो इंग्लिश के अंदर हमारे पास आपने याद रखना है कि कॉन्सोनेंट साउंड कितने होते हैं। तो इंग्लिश के अंदर हमारे पास जो नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड होते हैं वो होते हैं 24। इन इंग्लिश देयर आर 24 कॉन्सोनेंट साउंड्स। नेक्स्ट हमारे पास है द साउंड प्रोड्यूस बाय द कंप्लीट और पार्शियल स्टॉपेज ऑफ ब्रेथ इज आर नोन एज। हमारे पास वो साउंड जो कि कंप्लीट या फिर पार्शियल स्टॉपेज ऑफ ब्रेथ की, यानी सांस की, तो उसको हम क्या कहते हैं, वो कौन से साउंड कहलाते हैं। तो यहाँ पर वही कॉन्सोनेंट साउंड की डेफिनेशन यहाँ पर लिखी हुई है, तो ये भी आपसे पूछी जा सकती है, MCQ में भी और शॉर्ट में भी पूछा जा सकता है। तो ये डेफिनेशंस जितनी भी है वो आपको रटी हुई होनी चाहिए, क्योंकि ये शॉर्ट में भी पूछी जा सकती है। जो साउंड प्रोड्यूस होती है बाय कंप्लीट और पार्शियल स्टॉपेज ऑफ ब्रेथ, वो कौन सी होती है, कॉन्सोनेंट साउंड। अब नेक्स्ट स्ट्रेस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट MCQ है, और ये स्ट्रेस किसके अंदर आ रहा है, इंग्लिश के अंदर। तो ये इंग्लिश के मुताबिक ही इसकी मीनिंग बनेगी, फिजिक्स में नहीं आ रहा है, सही है, ये इंग्लिश है। तो स्ट्रेस इज द एक्स्ट्रा फोर्स यूज्ड इन प्रोनाउंसिंग और स्पीकिंग ऑफ अ पर्टिकुलर वर्ड। तो वो कौन सी एक्स्ट्रा फोर्स होती है जो प्रोनाउंस करते वक्त या स्पीकिंग करते वक्त हम जो है, इंग्लिश जाहिर सी बात है प्रोनाउंस करेंगे, स्पीक करेंगे, तो उस वक्त जो फोर्स यूज होती है तो उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्ट्रेस से, और ये इसी की डेफिनेशन है। नेक्स्ट हमारे पास जो MCQ है, डिक्शनरी विल इंडिकेट स्ट्रेस बाय अ टाइनी मार्क ऑन द टॉप ऑफ अ वर्ड। तो डिक्शनरी जो है हमारे पास, उसके अंदर हमने स्ट्रेस किस तरह से फाइंड आउट करना है, यानी हमें कैसे पता चलेगा कि ये वर्ड जो है यहाँ पर स्ट्रेस की बात हो रही है, यानी इस पर जो है वो दबाव लगेगा, एक्स्ट्रा फोर्स लगेगी।
तो हमें पता कैसे चलेगा कि ये वर्ड जो है हमारे पास ये स्ट्रेस को शो कर रहा है, तो वो आप किस तरह से पता चलेगा डिक्शनरी के अंदर, तो हमारे पास उसके ऊपर क्या होगा, टाइनी मार्क होगा, यानी कोमा की तरह से ऊपर उसके ऊपर एक डैश लगा होगा यानी टॉप के ऊपर। तो उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्ट्रेस को डिक्शनरी के अंदर टाइनी मार्क से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये मार्क कहाँ पे लगा होता है, वो किसी भी वर्ड के टॉप पे, जहां पर मुझे मान के चलो इस वर्ड के ऊपर स्ट्रेस शो करवाना है तो इसके ऊपर यहाँ पर एक डैश लग जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है योर एबिलिटी टू रीड इंग्लिश रैपिडली एंड एक्यूरेटली डिपेंड्स अपॉन। तो हमारी जो एबिलिटी होती है इंग्लिश को पढ़ने की, यानी जल्दी पढ़ने की और अच्छे से पढ़ने की, यानी कोई मिस्टेक वगैरह ना हो, वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है, तो वो पर्पसफुल प्रैक्टिस के ऊपर ही डिपेंड करती है। नेक्स्ट ये एक इम्पॉर्टेंट शॉर्ट सी लाइन है, हो सकता है कि आपसे पूछ ले, तो ये भी यहाँ पर मैंने इंक्लूड कर दी है। यू लर्न टू रीड बाय रीडिंग, आप सीखते हो, यू लर्न टू रीड, आप पढ़ना सीखते हो बाय रीडिंग। जाहिर सी बात है, रीडिंग करोगे तो तभी क्या करोगे, रीडिंग करना सीखोगे। तो यू लर्न टू रीड बाय रीडिंग। नेक्स्ट हमारे पास जो एमसीक्यू यहाँ पर लिखा हुआ है, इफ यू आर एबल टू आइडेंटिफाई द टॉपिक ऑफ अ पैराग्राफ, अगर आप जो है इस काबिल हो गए कि आप जो है किसी भी पैराग्राफ का टॉपिक जो है वो फाइंड आउट कर पा रहे हो, तो इट विल गो अलोंग वे इन डेवलपिंग योर रीडिंग एबिलिटी। तो अगेन ये वही रीडिंग से रिलेटेड है। अगर आप किसी भी टॉपिक का पैराग्राफ जो है वो आइडेंटिफाई कर पा रहे हो, तो इसका मतलब है आप उस पैराग्राफ में जो बातें कही गई हैं उसका एक सेंट्रल मेन जो पॉइंट है आपको वो पता चल गया। तो रीडिंग करने के बाद अगर आपको उस पैराग्राफ का जो मेन आइडिया है, यानी इसका मेन टॉपिक पता चल रहा है, तो इसका मतलब है ये आपके जो है रीडिंग एबिलिटी स्किल्स को जो है वो डेवलप कर रहा है। और ये जो है वो आगे तक जो है आपको मजीद जो चीज़ें आप करोगे, रीडिंग वगैरह करोगे, आगे फ्यूचर में काफ़ी काम ये चीज़ आएगी। इट विल गो अलोंग वे इन डेवलपिंग योर रीडिंग एबिलिटी, यानी आपकी ये रीडिंग एबिलिटी को फर्दर जो है मजीद से मजीद स्ट्रॉन्ग करता जाएगा, आपकी हेल्प करेगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अ गुड रीडर इज क्विकली एबल टू आइडेंटिफाई द टॉपिक। अब दोबारा वही बात हो रही है कि हमारे पास क्या है कि इफ़ यू आर एबल टू आइडेंटिफाई, अगर आप जो है टॉपिक पैराग्राफ के टॉपिक को आइडेंटिफाई कर रहे हो तो ये आपकी रीडिंग एबिलिटी को जो है वो स्ट्रॉन्ग बना देगा, आपको हेल्प करेगा उसमें। लेकिन अब क्या बोल रहे हैं कि गुड रीडर इज क्विकली एबल टू, यानी वही गुड रीडर जो होता है हमारे पास वो क्या होता है, जल्दी इस बात को पिक कर लेता है, उस आइडेंटिफाई कर पाता है कि इस टॉपिक किसी पैराग्राफ का क्या है, यानी इसके अंदर क्या बोला जा रहा है और उसका जो मेन पॉइंट है उसके अंदर क्या है। तो मेन टॉपिक क्या है हमारे पास किसी भी पैराग्राफ का, ये एक गुड रीडर जो है वो क्विकली जो है वो क्विकली एबल टू आइडेंटिफाई। तो जो गुड रीडर होगा वो जल्दी किसी भी पैराग्राफ का टॉपिक जो है वो आइडेंटिफाई कर लेगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, द टॉपिक ऑफ अ पैराग्राफ इज द डैश ऑफ द होल पैराग्राफ। तो हमारे पास जो टॉपिक होता है किसी भी पैराग्राफ का, वो उसका क्या होता है, सब्जेक्ट होता है पूरे के पूरे पैराग्राफ का। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पूछा जा सकता है। अब ये जो स्किल से रिलेटेड है ये शॉर्ट के अंदर पूछा जा सकता है, आपके अंदर आपसे पूछेंगे कि भाई बताओ 3 स्किल कौन कौन सी है, या फिर अगर एमसीक्यू में पूछते हैं कि आपसे पूछेंगे कि भाई बताओ कितनी स्किल्स होती हैं रीडिंग से रिलेटेड, तो आप बोलोगे 3, या फिर आपसे बोलेंगे कि पहली स्किल कौन सी है, दूसरी कौन सी है, तीसरी कौन सी है, या फिर वो पूरी की पूरी स्किल की लाइन लिख देंगे कि ये बताओ ये कौन सी स्किल है, या फिर आपसे पूछेंगे द फर्स्ट स्किल कौन सी है, तो नीचे एमसीक्यूज के अंदर ऑप्शन होंगे, तो उनमें से जो भी करेक्ट होगी वो स्किल आपने सिलेक्ट करनी होगी। तो अब देखते हैं इसको भी, ये एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है यहाँ पर। तो देयर आर 3 इंपॉर्टेंट स्किल्स रिलेटेड विद रीडिंग। तो रीडिंग से रिलेटेड हमारे पास कितनी इंपॉर्टेंट स्किल है, तो 3 इंपॉर्टेंट स्किल्स है हमारे पास रीडिंग से रिलेटेड। सबसे पहली स्किल क्या है, टू आइडेंटिफाई द टॉपिक ऑफ अ पैराग्राफ। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आप किसी भी टॉपिक पैराग्राफ के टॉपिक को जो है वो आइडेंटिफाई करना आपको आना चाहिए। तो सबसे पहली स्किल हमारे पास कौन सी है रीडिंग से रिलेटेड, वो है किसी भी पैराग्राफ के टॉपिक को आइडेंटिफाई करना इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट स्किल रिलेटेड विद रीडिंग। तो रीडिंग से रिलेटेड कौन सी पहली स्किल है, टू आइडेंटिफाई द टॉपिक ऑफ अ पैराग्राफ, ये भी याद होना चाहिए। और कौन सी स्किल है पहली, तो ये भी याद होना चाहिए। अब सेकंड स्किल कौन सी है जो आपके पास होनी चाहिए अगर आप रीडिंग जो है कर रहे हो, तो टू सिलेक्ट द मेन आइडिया ऑफ द पैराग्राफ। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आइडेंटिफाई द टॉपिक पैराग्राफ का टॉपिक क्या है। उसके बाद जो सेकंड मेन स्किल है रीडिंग करते हो क्या होना चाहिए कि इस पैराग्राफ का जो मेन आइडिया है वो क्या है। उसके बाद जो तीसरी स्किल है वो क्या है, टू रिकॉग्नाइज द डिटेल्स विच सपोर्ट द मेन आइडिया, यानी जो मेन आइडिया है उसके सपोर्ट में जो जो चीज़ें हमारे पास हैं उनको भी रिकॉग्नाइज करना जो कि मेन आइडिया को सपोर्ट कर रहा हो। तो हमारे पास कौन सी स्किल होगी, वो थर्ड इंपॉर्टेंट स्किल होगी रीडिंग से रिलेटेड। तो ये तीनों चीज़ें सीख ली। अब इसी से ही शॉर्ट बनेगा जो कि मैं सब्जेक्टिव में आपके साथ डिटेल में सारी चीज़ें जो है वो शेयर करूँगा। वो वीडियो आप देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का गिवन है। द सेंटेंस एंड पैराग्राफ आर नॉट वर्ड्स। अब ये अगेन से एक इंपॉर्टेंट लाइन है, जिस तरह से हैंडआउट्स के अंदर वो उठा के देते हैं, तो इसकी ज़्यादा डिटेल में हर एक चीज़ में नहीं जाना, आपने कुछ चीज़ों को अपने एज इट इज़ रट्टा लगाना है। तो सेंटेंस और पैराग्राफ जो हमारे पास वो वर्ड्स नहीं होते। आपको सेंटेंस एंड पैराग्राफ आर नॉट वर्ड्स,
जस्ट पुट टुगेदर दे एक्सप्रेस आइडियाज विच आर कनेक्टेड टू ईच अदर। तो इसको आप एज इट इज याद रख लें कि सेंटेंस और पैराग्राफ जो होते हैं वो वर्ड्स नहीं होते। नेक्स्ट क्या हमारे पास रेफरेंस एंड कनेक्टिव्स दे डैश आइडियाज इन अ सेंटेंस। तो रेफरेंस और कनेक्टिव्स क्या करते हैं, हमारे पास आइडियाज जो सेंटेंस के अंदर आइडियाज होते हैं उनको क्या करते हैं, आपस में लिंक करते हैं। तो रेफरेंस एंड कनेक्टिव्स दैट लिंक्स आइडियाज इन अ सेंटेंस। तो रेफरेंस और कनेक्टिव्स का काम क्या होता है कि आइडियाज को सेंटेंस के अंदर जो है आपस में लिंक कर देना। नेक्स्ट क्या हमारे पास डैश मेक द टेक्स्ट स्मूथर टू रीड, यानी कौन सी चीजें हमारे पास होती हैं जो कि टेक्स्ट को स्मूथर बनाती है रीड करने के लिए। यानी कोई भी चीज ऐसे लिखी हुई है जो कि इजी वर्ड्स वगैरह होते हैं या फिर कुछ भी ऐसा होता है, तो वो किस तरह से वर्ड इजी बनेगा, जब उसके अंदर बीच में कुछ चीजें लिखी होंगी, जैसे यूर रीडिंग स्पीड, अब यहाँ पे कोमा लगा तो मैं रुक गया, लेकिन अगर इसके बीच में क्या लिखूं, यूर रीडिंग स्पीड एंड कंपैरिजन, तो ये हमारे पास क्या होगा, ये एक इस तरह से एक स्पीडिंग जो हमारे पास स्मूथ बन गया। यहाँ पर सेंटेंस विल इंक्रीज कंसिडरेबली इफ यू आर एबल टू रिकॉग्नाइज द लिंक्स बिटवीन, यानी बीच में जो ऐसे वर्ड आ जाते हैं वो हमारे पास क्या करते हैं, टेक्स्ट को स्मूथ बना देते हैं रीड करने में। वो कनेक्टिव्स और लिंक वर्ड्स ही होते हैं जो कि हमारे पास ये काम करते हैं। तो कनेक्टिव्स और लिंक्स वर्ड्स जो है हमारे पास ये टेक्स्ट को स्मूथर बनाने का काम करते हैं, ये आपने याद रख लेना। अब नेक्स्ट क्या हमारे पास यहाँ पे जो चीजें मैं बता रहा हूँ वो ये जरूरी नहीं है कि कनेक्टिव और लिंक्स के अंदर आते हैं, लेकिन मेन चीज क्या है, ये वर्ड्स को बीच में जोड़ते हैं, जैसे बट हो गया, इफ हो गया, इस तरह के वर्ड्स यानी बीच में जो आते हैं, जो वर्ड्स को बीच में जोड़ देते हैं और एक स्मूथर सेंटेंस बन जाता है, रीड करने में भी ईजी होती है। तो वो क्या कौन से होते हैं, कनेक्टिव्स और लिंक वर्ड्स होते हैं। डिटेल में हम देखेंगे सब्जेक्टिव में। योर रीडिंग स्पीड एंड कंपेरिजन विल comprehension will increase considerably if you are able to recognize the dash between and within the sentence। जो आपकी वही दोबारा से बात हो रही है कि रीडिंग स्पीड और कंप्रीहेंशन जो है हमारे पास वो इंक्रीज हो जाएगी अगर आप इस काबिल हो जाओ कि जो लिंक्स है उनको समझ पाओ। इफ यू आर एबल टू रिकॉग्नाइज द लिंक्स बिटवीन एंड विद इन द सेंटेंस, अगर आप जो है वो लिंक्स को फाइंड आउट करना सीख गए तो आपकी जो है रीडिंग एबिलिटी जो है वो रीडिंग स्पीड जो है वो बेहतर हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, रेफरेंसेस आर समटाइम्स रिलेटिव प्रोनाउंस, समटाइम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस आर एडवर्ब्स। तो रेफरेंसेस हमारे पास क्या है, वो समटाइम रिलेटिव प्रोनाउन होती है, समटाइम डेमोन्स्ट्रेटिव होती है या फिर एडवर्ब होती है। लेकिन इसके साथ एक और सेंटेंस है कि समटाइम्स दे आर सब्स्टिट्यूट्स ऑफ फॉर वर्ड्स। तो वो रेफरेंसेस होते हैं जो कि समटाइम रिलेटिव प्रोनाउंस होंगे, समटाइम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस होंगे या फिर एडवर्ब होंगे, या फिर इसके साथ मजीद सेंटेंस है कि वो सब्स्टिट्यूट भी हो सकते हैं वर्ड्स के। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अनदर काइंड ऑफ लिंक विच इज मेड बाय कंजंक्शंस दैट जॉइंस आइडियाज इनटू सम काइंड ऑफ रिलेशनशिप। तो दूसरी जो काइंड है लिंक्स की जो कि हमारे पास कंजंक्शन से मिलकर बनती है, जो कि आइडियाज को ज्वाइन करती है इनटू सम काइंड ऑफ रिलेशनशिप विद इन द टेक्स्ट आर नोन एज। तो उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं भाई कनेक्टिव्स। तो ये कनेक्टिव्स की यहाँ पर प्रॉपर डेफिनेशन है, यानी जो लिंक्स की अनदर काइंड है कनेक्टिव्स जो कि कंजंक्शन से बनकर बनी है, जो कि आइडियाज को एक जो है रिलेशन में जो है वो कन्वर्ट कर देती है, इन द टेक्स्ट आर नोन एज कनेक्टिव्स, यानी एक रिलेशन बना देती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, कनेक्टिव्स कहते हैं। अब नेक्स्ट क्या है, वर्ड और फ्रेजेस दैट कनेक्ट आइडियाज टुगेदर और ऑल्सो नोन एज। तो हमारे पास जो वर्ड और फ्रेजेस होते हैं जो कि आइडियाज को आपस में कनेक्ट करते हैं, उनको हम और क्या कह सकते हैं, तो वो होते हैं हमारे पास और ऑल्सो नोन एज, यानी उनको हम ये भी कहते हैं, इनको हम कहते हैं ट्रांजिशनल मार्कर्स। और आपने याद रखना है कि हमारे पास 7 तरह के जो वो ट्रांजिशनल मार्कर्स होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, दोज वर्ड्स इन बोल्ड टाइप फेज आर एक्सप्लेन्ड इन द डैश एट द एंड ऑफ योर रीडिंग पैकेज। तो हमारे पास जो वो वर्ड्स जो बोल्ड टाइप फेज में होते हैं वो कहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं हम, ग्लोसरी में एट द एंड ऑफ योर रीडिंग पैकेज। तो वो ग्लोसरी की जगह पे होते हैं हमारे पास, वहाँ पर हम जो है इनको एट द एंड ऑफ योर रीडिंग पैकेज जो है वहाँ पर एक्सप्लेन करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, डिक्शनरी की डेफिनेशन लिखी हुई है, तो ये एक सब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है, वहाँ पर हम जो है इसको भी डिस्कस करेंगे। तो अ डिक्शनरी इज अ बुक दैट नॉट ओनली लिस्ट एंड रिकॉर्ड द वर्ड ऑफ अ लैंग्वेज बट इट ऑल्सो टेल you how speaker of the language spell, pronounce, explain and use the word of their language। तो ये डिक्शनरी की डेफिनेशन है, इसको आपने एज इट इज याद रख लेना है। तो यहाँ पर क्या आएगा, कौन सी वो बुक होती है, तो वो डिक्शनरी होती है। अब नेक्स्ट क्या है कि देयर आर डैश लिस्ट ऑफ डिक्शनरी। तो डिक्शनरी के कितने लिस्ट होते हैं, तो 9 लिस्ट होती है डिक्शनरी के यूजेस दैट कैन बी लर्न फ्रॉम डिक्शनरी। तो 9 लिस्ट ऑफ होते हैं हमारे पास डिक्शनरी यूजेस, ये आपने याद रख लेना है। और जो 9 लिस्ट होते हैं वो हम सब्जेक्टिव में देखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इफ अ वर्ड इज नो लॉन्गर इन करंट यूज
इट विल बी लेबल्ड डैश। तो हमारे पास जो वर्ड है वो नो लॉन्गर होगा करंट यूज के अंदर, तो उसको हम किससे लेबल करेंगे, तो उसको हम लेबल करेंगे आर्किएक या आर्क या फिर ऑब्सुलेट। तो ये हमारे पास दो वर्ड्स हैं, इनको आपने याद रख लेना है, ये हमारे पास इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारे पास है सिनोनियम्स, और सिनोनियम्स तो बचपन से पढ़ रहे हैं हम। सिनोनियम्स का मतलब क्या होता है भाई, सिमिलर, और एंटोनियम्स का मतलब होता है अपोजिट। इससे रिलेटेड आपसे पूछा जा सकता है, शॉर्ट में भी आ सकता है ये फिर, या फिर आपसे जो है वो लॉन्ग में भी पूछ सकते हैं। कुछ वर्ड्स देके कि भाई इनके सिनोनियम्स बताओ, इनके एंटोनियम्स बताओ, या फिर आपसे जो है वो ब्लैंक के अंदर इस तरह पूछेंगे कि भाई, या इन्हीं की डेफिनेशन पूछ लेंगे कि सिनोनियम्स कौन से वर्ड्स होते हैं, तो सिमिलर वाले होते हैं, और एंटोनियम कौन से वर्ड होते हैं, जो अपोजिट होते हैं। या फिर अगर इसी को मैं मजीद उस तरह से लेके जाऊँ, कोई वर्ड दे देंगे आपको, बोलेंगे कि भाई सेम का जो है वो बनाओ, सिनोनियम बताओ, तो वो क्या है। ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो सब्जेक्टिव में मैंने डिटेल में सारे के सारे सिनोनियम्स एंटोनियम्स आपको वहाँ पर समझाया हुआ है एग्जाम्पल्स के साथ, तो वो वीडियो आप देख सकते हो। ये वीडियो क्या है, एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो यहाँ पर लिमिटेड चीज़ें पूछी जाती हैं, यानी आपको सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि कितने टाइप्स हैं और कौन कौन से टाइप्स जो होते हैं वो उनके नाम आपको पता होने चाहिए, तो वो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। लेकिन अगर आप शॉर्ट में कर रहे हो तो वहाँ पर प्रॉपर आपको नाम भी लिखने होंगे। 9 है तो काफ़ी नहीं है, आपसे ये नहीं पूछेंगे कितने टाइप्स होते हैं, उनके नाम भी आपसे पूछ सकते हैं। तो वो चीज़ें वहाँ पर डिटेल में डिस्क्राइब की हुई हैं, वहाँ पर लिखी हुई हैं। तो सिनोनियम्स का मतलब होता है सिमिलर, और एंटोनियम का मतलब होता है अपोजिट वर्ड। तो ऑल एंट्रीज इन डिक्शनरी आर अरेंज इन एन अल्फाबेटिक ऑर्डर। तो ये भी एक अगेन इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, सिंपल सा एमसीक्यू है, लेकिन क्या कह रहे हैं कि भाई जितनी भी डिक्शनरी के अंदर एंट्रीज होती है उनको हम किस ऑर्डर में अरेंज करते हैं, तो उनको हम अरेंज करते हैं अल्फाबेटिक ऑर्डर, यानी ABC इस तरह से। वर्ड्स आर अरेंज अकॉर्डिंग टू द, और जो वर्ड्स होते हैं उनको हम किसके जो है वो अकॉर्डिंग अरेंज करते हैं, उसको फर्स्ट लेटर के थ्रू जो है वो अरेंज करते हैं, यानी पहले जो लेटर आता है उसी के मुताबिक ही वर्ड्स को अरेंज करते हैं। यानी मान के चलो अगर मैं ए वाले के अंदर चला गया, तो ए वाले के अंदर जो है हमारे पास स्टार्टिंग से वर्ड जो है वो उसी से ही शुरू होंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, व्हेन द वर्ड्स बिगन विद द सेम लेटर। जब हमारे पास कोई भी वर्ड जो है वो सेम लेटर के साथ शुरू होता है, दे आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू द सेकेंड लेटर। अब यहाँ पर जो फर्स्ट लेटर, सेकेंड लेटर, थर्ड लेटर, ये जो लाइनें लिखी हुई है ना, ये इंपॉर्टेंट लाइनें हैं, इनसे रिलेटेड भी आपका कोई ना कोई एक MCQ आ सकता है, तो इसको ज़रा गौर से हमने देख लेना है। वर्ड्स आर अरेंज अकॉर्डिंग टू द, हमारे पास जो वर्ड्स होते हैं उनको हम अरेंज करते हैं किसके अकॉर्डिंग, फर्स्ट लेटर के अकॉर्डिंग। वर्ड्स अरेंज होते हैं किसके अकॉर्डिंग, फर्स्ट लेटर के अकॉर्डिंग। लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, व्हेन द वर्ड्स बिगिन विद द सेम लेटर। लेकिन जब हमारे पास वही वर्ड्स सेम लेटर के साथ स्टार्ट हो, तो उनको हम कहाँ किस तरह अरेंज करते हैं, उनको हम सेकेंड लेटर के अकॉर्डिंग जो है वो अरेंज करते हैं। लेकिन जब बात हो रही हो इफ बोथ, जहाँ पर बोथ का वर्ड आ जाए, द फर्स्ट एंड सेकेंड लेटर आर सेम, जब हमारे पास दोनों फर्स्ट और सेकंड लेटर सेम हो, तो देन हम वर्ड्स को किस तरह अरेंज करते हैं, देन वर्ड्स आर अरेंज अकॉर्डिंग टू द थर्ड लेटर। तो ये चीज़ आपको यहाँ से क्लियर हो जाएगी, इस तरह से आप इसको याद रख सकते हो। अब नेक्स्ट MCQ हमारे पास पूछा जाता है कि द वर्ड्स इन हेवी टाइप बोल्ड फेस आर द डैश वर्ड्स। तो हमारे पास जो वर्ड्स होते हैं हेवी टाइप या बोल्ड फेस हमारे पास होते हैं, हेवी टाइप बोल्ड फेस, तो वो हमारे पास कौन से वर्ड होते हैं, तो आपने याद रखना है वो वर्ड्स हमारे पास कौन से होते हैं, गाइड वर्ड्स होते हैं। वो हमारे पास जो है हमें गाइड करते हैं, वो वर्ड्स जो बोल्ड में लिखे होते हैं, बोल्ड फेस में, वो हमारे पास होते हैं गाइड वर्ड्स। अब नेक्स्ट इसी से रिलेटेड ये दो इंपॉर्टेंट MCQ है, तो ये भी आपको याद होना चाहिए कि इसको क्या बोलते हैं, कि द वर्ड ऑन द टॉप लेफ्ट। अब इसमें आपसे ये टॉप लेफ्ट का भी पूछा जा सकता है या फिर ये भी पूछा जा सकता है, दोनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, पूरा सेंटेंस ही आपको ज़बानी याद होना चाहिए। तो हमारे पास क्या है, द वर्ड ऑन द टॉप लेफ्ट। तो टॉप लेफ्ट पे हमारे पास जो चीज़ें होती हैं आर सेम एज द फर्स्ट बोल्ड फेस वर्ड ऑन दैट पेज। तो हमारे पास जो है वो सेम होती है फर्स्ट बोल्ड फेस के उसी पेज पे। लेकिन हमारे पास जो टॉप राइट पे जो चीज़ें होती हैं पेज के ऊपर, वो हमारे पास क्या होती है, वो लास्ट बोल्ड फेस की जो एंट्री है उसको शो करती है उस पेज की। तो ये दोनों चीज़ें आपने याद रखनी है कि टॉप लेफ्ट पे क्या सेम होता है, टॉप राइट पे जो है वो क्या चीज़ शो करवाता है हमारे पास। तो ये दोनों चीज़ें आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्या हमारे पास, एन इंग्लिश वर्ड कैन बी डिवाइडेड इनटू डैश पार्ट। ये भी अगेन एक इंपॉर्टेंट MCQ हमारे पास। तो इंग्लिश वर्ड को हम कितनी उसमें डिवाइड कर सकते हैं इंग्लिश वर्ड को, तो इंग्लिश वर्ड कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। तो इंग्लिश के वर्ड को हम कितने उसमें डिवाइड कर सकते हैं, 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा जा सकता है कि प्री मीन्स का मतलब क्या होता है, तो प्री का मतलब होता है पहले यानी बिफोर। तो प्री को हम क्या बोलते हैं, बिफोर। व्हाट कम्स बिफोर द स्टेम इज नोन एज प्रीफिक्स। अब आपने यहाँ से एक चीज़ याद रख लेनी है कि सफिक्स होता है, प्रीफिक्स होता है और स्टेम होता है। तो ये भी अगेन एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। कोई मुश्किल चीज़ इसके अंदर है नहीं जो कि बताने की हो, लेकिन मैं आपको सिंपल से ये बता देता हूँ
कि प्री का मतलब क्या होता है, पहले, यानी जो भी चीज़ पहले आएगी, पहले यानी लेफ्ट साइड पे आएगी वर्ड से, यानी मान के चलो ये वर्ड है, इससे पहले जो चीज़ आएगी उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे प्रीफिक्स। लेकिन जो वर्ड के बाद आएगी उनको हम क्या बोलेंगे, यानी राइट साइड पे आएगी, राइट साइड पे यानी वर्ड के बाद आएगी, उसको हम क्या बोलेंगे, सफिक्स बोलेंगे। यहाँ तक चीज़ क्लियर हो गई। और जो ये वर्ड होता है हमारे पास जो बीच में, इसको हम क्या बोलते हैं, स्टेम बोलते हैं। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई। ये मेन चीज़ है हमारे पास। अब इसके एग्जाम्पल भी थोड़े शेयर करूंगा यहाँ पर, ताकि ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो जाए कि प्री किस तरह बनेगा, सफिक्स किस तरह बनेगा और स्टेम क्या होता है। तो स्टेम आपको पता चल गया, कोई भी वर्ड आपको दे दे वो आपके पास स्टेम कहलाता है। तो कोई भी वर्ड दे दिया वो स्टेम कहलाते हैं। और उस वर्ड के स्टार्टिंग में मैंने कुछ वर्ड ऐड कर दिए तो वो प्रीफिक्स कहलाएगा, उसके एंड में कुछ वर्ड ऐड कर दिए तो वो क्या कहलाएगा, सफिक्स कहलाएगा। तो ये सिंपल सा प्रीफिक्स, सफिक्स और स्टेम की कहानी होती है। तो यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, व्हाट कम्स बिफोर द स्टेम। तो स्टेम से पहले, बिफोर यानी पहले जो स्टेम से आए। तो मैंने आपको कहा था पहले कहाँ पे आएगा, लेफ्ट पे आएगा। तो जो पहले आता है वो क्या कहलाता है, प्रीफिक्स कहलाता है। और अ डैश इज व्हाट इज अटैच्ड टू द एंड। एंड ऑफ द स्टेम मतलब क्या होता है, यानी लास्ट पे आना। लास्ट का मतलब यानी वर्ड के, यानी स्टेम जो वर्ड होता है उसके राइट साइड पे यानी एंड में आना, उसको क्या बोलते हैं, सफिक्स बोलते हैं। अब क्या है हमारे पास, बोथ प्रीफिक्सेस एंड सफिक्सेस। अब ये अगेन इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, हमारे पास जो दोनों प्रीफिक्स और सफिक्स होते हैं उनको हम किस से रेफर करते हैं, अफेक्सिस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये आपको याद होना चाहिए, यानी अफेक्सिस से हम इसको क्या करते हैं, रेफर करते हैं दोनों प्रीफिक्स और सफिक्स को। अब नेक्स्ट हमारे पास दोबारा से वही चीज लिखी हुई है कि अ प्रीफिक्स इज अ फॉर्म विच इज फिक्स्ड टू द बिगिनिंग। तो प्रीफिक्स क्या होता है हमारे पास, बिगिनिंग यानी स्टार्ट पे आता है, यानी लेफ्ट पे आता है, वर्ड के स्टार्टिंग में आता है, ऑफ अ स्टेम। तो यहाँ पर स्टेम आपको पता है वो वर्ड होता है जिसके बारे में बात हो रही है, जो मेन वर्ड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्टेम बोलते हैं। और ये मेन वर्ड होता है, इससे स्टार्टिंग में, बिगिनिंग में, लेफ्ट में कुछ भी बोलो तो वो क्या कहलाते हैं, प्रीफिक्स। और सफिक्स क्या होता है, विच इज फिक्स्ड टू द एंड ऑफ द स्टेम। स्टेम बोल रहा हूँ, विच इज फिक्स्ड टू द एंड ऑफ द स्टेम। तो जो स्टेम के एंड में, राइट में जो होता है हमारे पास, वो क्या कहलाता है, स्टेम के राइट में। तो ये स्टेम क्या है, वो वर्ड है, मेन वर्ड है। स्टेम हमारे पास होती है बात वो मेन वर्ड की, उसको हम स्टेम बोलते हैं। तो जो उसके एंड में, एंड का मतलब है इसके बाद है, इसके बाद यहाँ पे जो डॉट लगा हुआ है, यहाँ फर्ज करो ये वर्ड है स्टेम मेन, इसके बाद आएगा तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा सफिक्स, जो कि एंड में आता है। नेक्स्ट हमारे पास के, अ प्रीफिक्स यूजुअली चेंजेस द डैश ऑफ द वर्ड। तो हमारे पास जो प्रीफिक्स होता है वो आपने याद रखना है कि प्रीफिक्स हमारे पास चेंज कर देता है वर्ड की मीनिंग को, यानी जो स्टेम वर्ड से पहले आता है प्रीफिक्स, वो हमारे पास क्या करता है, उस वर्ड की मीनिंग को ही चेंज कर देता है। लेकिन हमारे पास जो सफिक्स होता है वो क्या चेंज कर देता है, उसके पार्ट ऑफ स्पीच को चेंज कर देता है। तो ये दो इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ से आपसे पूछी जा सकती है कि भाई प्रीफिक्स जो है वो हमारे पास क्या करता है, क्या चेंजेस करता है। तो वो वर्ड की मीनिंग ही चेंज कर देता है, यानी जो ओरिजिनल वर्ड की मीनिंग है उसको वो चेंज कर देगा। उसके बाद जो सफिक्स है वो क्या कर देता है, वो पार्ट ऑफ स्पीच को चेंज कर देता है। दोनों में ये मेन डिफरेंस आपने याद रख लेना है। अब नेक्स्ट क्या हमारे पास, द स्टेम ऑफ अ वर्ड इज इट्स बेसिक फॉर्म। जो स्टेम होता है किसी भी वर्ड का, वो उसका बेसिक फॉर्म होता है, यानी वो उसकी ओरिजिनल फॉर्म होती है। जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, जो स्टेम होता है वर्ड का, यानी जो मेन वर्ड होता है उसको हम स्टेम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो वो जो है उसकी बेसिक फॉर्म होती है, यानी जो ओरिजिनल फॉर्म होती है वो होती है द फंडामेंटल एलिमेंट विच इज कॉमन टू ऑल अदर फॉर्म ऑफ द वर्ड। जो कि हमारे पास दूसरे तमाम वर्ड्स की जो है वो उसके अंदर कॉमन होती है, यानी वो वर्ड हर एक के अंदर आएगा। बस प्रीफिक्स लग जाएगा स्टार्ट में तो वो उसको प्रीफिक्स बोलेंगे, एंड में लगेगा तो उसके साथ कुछ वर्ड्स तो उसको सफिक्स बोलेंगे। नेक्स्ट ये एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट सा एमसीक्यू हमारे पास, अ स्टेम इज द डैश ऑफ द वर्ड। तो स्टेम हमारे पास क्या है, एक मेन रूट है किसी भी वर्ड का। अब यहाँ पे देखो, अब ये जो मैयर है क्या है, ये हमारे पास ये एक स्टेम वर्ड है। ये यहाँ पर ओरिजिनल कंडीशन में लिखा हुआ है, ये एक वर्ड है, इसको हम क्या बोलेंगे, ये एक स्टेम वर्ड है। लेकिन अब इसके अंदर मैंने स्टार्टिंग में कुछ वर्ड ऐड कर दिए। यहाँ पर आप देख सकते हो MEA मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया। सॉरी यहाँ पर क्या है, सफिक्स, सॉरी प्रीफिक्स की बात नहीं हो रही, सफिक्स की बात हो रही है। तो ये जो मैयर था ये तो एज इट इज यहाँ पर मैंने लिख दिया मैयर। जैसे यहाँ पे बात हो रही है तो तमाम में कॉमन रहेगा वो वर्ड। तो कॉमन है, स्टेम वर्ड तो अपनी जगह पे है, लेकिन मैंने इसके एंड में एबल ऐड कर दिया। तो एंड में करूंगा तो क्या कहलाएगा, सफिक्स कहलाएगा। तो अब क्या हो गया, मैयर एबल हो गया। अब यही वर्ड मैंने ले लिया, इसको मैं सफिक्स को अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ, इसको मैं प्रीफिक्स बनाना चाह रहा हूँ। तो यही मैयरेबल मैंने ले लिया दोबारा से, वर्ड वही सेम है, स्टेम वर्ड भी इसके अंदर इंक्लूड है, सफिक्स भी मैंने लगा दिया। अब मैं प्रीफिक्स इसको बनाना चाह रहा हूँ। तो प्रीफिक्स क्या कर देगा, इस वर्ड की मीनिंग को ही चेंज कर देगा।
मयरेबल का मतलब होता है जो इसको जिसको नापा जा सके तो उसको मयरेबल बोलते हैं। इमयरेबल मतलब जिसको हम ना नाप सके। तो इसने वर्ड की मीनिंग को ही चेंज कर दिया। तो प्रीफिक्स यहाँ से भी आपको क्लियर हो गया। तो स्टार्टिंग में इम लगा दिया तो ये प्रीफिक्स कहलाया और इसने वर्ड की मीनिंग को चेंज कर दिया। तो स्टार्टिंग में लग गया। ओरिजिनल वर्ड सेम है, जो कि स्टेम वर्ड था, यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे भी सेम है और यहाँ पे भी सेम है। बाकी जो चीजें लगी वो एंड में लगी तो सफिक्स कहलाएगा, स्टार्ट में लगी तो प्रीफिक्स कहलाएगा। नेक्स्ट हमारे पास के द सफिक्स इन मयरेबल चेंजेस द डैश इनटू एडजेक्टिव। तो आपने याद रखना है कि जो सफिक्स हमारे पास मयरेबल के अंदर जो सफिक्स है, सफिक्स ये हमारे पास जो एबल हमने लगाया, इसने क्या किया, इसने वर्ब को एडजेक्टिव में चेंज कर दिया। अब नेक्स्ट हमारे पास जो प्रीफिक्स था जिसके स्टार्ट में हमने जो इम लगाया, इसने क्या कर दिया, मीनिंग को चेंज कर दिया। मतलब ऑपोजिट भी आप इसको बोल सकते हो, एंटोनियम। मतलब मयरेबल मतलब जिसको हम नाप सके, इमयरेबल जिसको नाप ही नहीं सके, तो ऑपोजिट हो गया, उलट हो गया। तो ये भी आप इस तरह से भी बोल सकते हो कि मीनिंग को अपोजिट कर देता है या फिर चेंज कर देता है। दोनों हमारे पास सेम चीजें हैं। नेक्स्ट हमारे पास के प्रीफिक्स इज अ लेटर और ग्रुप ऑफ लेटर। तो हमारे पास जो प्रीफिक्स है वो एक लेटर है या फिर आप बोल सकते हो एक ग्रुप ऑफ लेटर्स है जो कि हम ऐड करते हैं टू द बिगिनिंग ऑफ अ डैश वर्ड। तो यहाँ पर ऊपर आपने देख लिया कि स्टेम क्या होता है, इसको हम रूट भी बोलते हैं। स्टेम इज अ रूट वर्ड। स्टेम को हम क्या बोलते हैं, बेस वर्ड भी बोल सकते हैं और स्टेम वर्ड भी बोल सकते हैं। सारी की सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो उसको हम किसके बिगिनिंग में ऐड करते हैं, प्रीफिक्स को स्टेम या फिर बेस वर्ड, यानी मेन जो वर्ड होता है उसके स्टार्टिंग में जो हम ऐड करते हैं उसको बोलते हैं प्रीफिक्स। चीजें वही हैं, बस वर्ड्स चेंज हो रहे हैं, इसी वजह से ये एमसीक्यूज बार बार लिखे हुए हैं। नेक्स्ट क्या है, सिनोनियम्स आर वर्ड दैट हैव द सेम आर नियरली द सेम मीनिंग। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना कि वर्ड्स दैट हैव सेम, तो यहाँ तक तो चीज सेम आ गई, लेकिन नियरली द सेम भी हो सकता है, यानी उससे करीब तरीन वर्ड की मीनिंग भी हो सकती है। तो वो क्या होता है, वो भी सिनोनियम ही कहलाता है। ये डेफिनेशन है उसकी बाकायदा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अ डैश इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड सेंटेंस दैट डेवलप एन आइडिया। तो पैराग्राफ होता है एक ग्रुप ऑफ रिलेटेड सेंटेंसेस से बना होता है जो कि एक आइडिया को डेवलप करता है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इन नियरली एवरी पैराग्राफ देयर इज वन आइडिया। अब ये जनरल नॉलेज टाइप का क्वेश्चन है हमारे पास, ये भी आपको याद होना चाहिए कि इन नियरली एवरी पैराग्राफ यानी हर एक पैराग्राफ में अगर आप देखते हो तो हमारे पास एक आइडिया जरूर होता है। दैट इज मोर इम्पोर्टेंट देन अदर, जो किसी दूसरे जो है उससे जो है वो इम्पोर्टेंट होता है। और इस आइडिया को हम क्या कहते हैं, मेन आइडिया कहते हैं पैराग्राफ का। एंड इट इज यूजुअली फाउंड, और ये हमारे पास आमतौर पर जो है वो बिगनिंग किसी भी पैराग्राफ के स्टार्ट में जो है वो हमें मिल जाता है। नेक्स्ट समझो कि हमारे पास क्या, डैश इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल यू विल नीड फॉर सक्सेस इन योर स्टडीज। अगर आप स्टडीज के अंदर सक्सेस हासिल करना चाह रहे हो तो कौन सी इंपॉर्टेंट स्किल है जो कि आपको जो है वो सक्सेस दे सकती है, तो वो होती है रीडिंग। आपकी रीडिंग स्किल्स जो है वो बेहतर होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास क्या, देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन। तो किसके दरमियान हमारे पास एक रिलेशनशिप है, तो वो है हमारे पास रीडिंग स्पीड का और रीडिंग कम्प्रीहेंशन का। इन दोनों के दरमियान हमारे पास एक रिलेशनशिप है। यू मे थिंक दैट इफ यू रीड रैपिडली योर कम्प्रीहेंशन विल सफर, दिस इज अ डैश अजम्पशन। तो अब ये अजम्पशन भी आपसे पूछा जा सकता है कि भाई ये जो स्टेटमेंट है ये बताओ ये ट्रू है या फिर फॉल्स है। अगर आपने पढ़ा होगा हैंडआउट्स को खोल के तो आपको ये चीज़ पता होगी। तो क्या है हमारे पास, अगर आप ये सोचते हो कि हम अगर ज़्यादा जल्दी बोलेंगे, इफ़ यू रीड रैपिडली यानी स्पीड से बोलेंगे, योर कम्प्रीहेंशन विल सफ़र, तो हमारे पास क्या है, अगर आप रैपिडली रीड करते हो तो इसका मतलब है आपकी कम्प्रीहेंशन जो है वो सफ़र करेगी इस चीज़ को। तो ये आपने याद रखना है कि ये हमारे पास क्या है, ये एक फॉल्स अजम्पशन है। नेक्स्ट हमारे पास, as you push yourself to read slower you may find that you comprehend less। ये भी अगेन एक लाइन है, ये एक फैक्ट है, ये एज इट इज आपने याद रखना है कि अगर आप अपने आप को पुश करते हो कि आप स्लो पढ़ोगे तो आप फाइंड कर सकते हो कि जो आप जो है कंप्रीहेंड जो है वो लेस करोगे। तो कंप्रीहेंड लेस आप कब करोगे, जब आप जो है अपने आप को पुश करोगे स्लोअर रीड करने का। तो हमारे पास क्या है, जो मेन कॉज है स्लो रीडिंग का वो क्या है, हमारे पास जो वन कॉज ऑफ स्लो रीडिंग, जो हमारे पास जो एक कॉज है स्लो रीडिंग का वो क्या है, वोकलाइजेशन। तो वोकलाइजेशन हमारे पास किस चीज का काज है, वो हमारे पास है स्लो रीडिंग का। तो वन कॉज ऑफ स्लो रीडिंग क्या है, वोकलाइजेशन है। और वोकलाइजेशन वाइल रीडिंग इज अ श्योर साइन दैट द रीडर इज पुअर रीडर। और इसके बाद आपने ये एक इंपॉर्टेंट याद रखनी है कि हमारे पास वो श्योर साइन कब होगा कि हमारे पास जो रीडर है जो कि रीडिंग कर रहे हैं वो एक पुअर रीडर है, जिस तरह के मैं हूँ। तो वो क्या होगा, उसकी जो वोकलाइजेशन है रीडिंग के दौरान वो क्या होगा, वही हमें बता देगा कि क्या है ये एक रीडर जो है वो एक पुअर रीडर है।
तो वोकलाइजेशन होगी अगर रीडिंग के टाइम, तो हमारे पास क्या होगा, एक साइन जो है वो एक श्योर साइन बन जाएगा कि भाई ये जो रीडिंग कर रहा है, ये रीडिंग जो रीड कर रहे हैं उस चीज़ को, ये एक पुअर रीडर है, यानी इसकी रीडिंग अच्छी नहीं है, इसको हम पुअर रीडिंग बोलेंगे अगर वोकलाइजेशन सामने आ रही है रीडिंग के दौरान। लर्न टू रीड विद योर आइज एंड माइंड एंड नॉट विद योर लिप्स। अगेन यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात है, अगर हैंडआउट्स को आपने खोल के देखा होगा तो तभी आप इस लाइन का आंसर दे पाओगे, अदरवाइज आप बोलोगे ये तो बस क्या है, छोड़ दो। आप क्या किस पे क्लिक कर दोगे, लिप्स पे क्लिक करोगे। तो क्या हमारे पास लर्न टू रीड, अगर आप जो है रीडिंग करते हुए अगर लर्न करना चाह रहे हो तो आपने किस तरह करना है, आपने आइज और माइंड का इस्तेमाल करना है, यानी आंखों से देख रहे हो और माइंड में पढ़ रहे हो, मुंह का इस्तेमाल नहीं करना, यानी लिप्स को इस्तेमाल नहीं करना, जिस तरह से मैं अभी शोर कर रहा हूँ। तो लर्न टू रीड, जाहिर सी बात है, अब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मुझे बोलना पड़ेगा, मुंह बंद करके तो मैं नहीं आपको समझा सकता। तो क्या हमारे पास, अगर आप लर्न टू रीड, अगर आप रीडिंग करते हुए सीखना चाहते हो किसी भी चीज़ को, तो आप क्या करना है, आपने आइज और माइंड का इस्तेमाल करना है, यानी मुंह बंद होगा, चुप करके जो है आप जो है रीडिंग करोगे माइंड से, आंखों से देख रहे हो और माइंड में रीडिंग कर रहे हो चुप करके, सही है। आपने उस चीज़ का इस्तेमाल करना है अगर आप सीखना चाह रहे हो रीडिंग करते वक्त। आपने कौन सी चीज़ नहीं करनी, लिप्स का इस्तेमाल, यानी आपने उसको तेज तेज नहीं पढ़ना, जिस तरह अभी मैं रीडिंग कर रहा हूँ, यानी लर्न टू रीड विद योर आइज, इस तरह से आपको चीज़ें याद नहीं होती इस इंग्लिश की बुक के मुताबिक, सही है। आपने आंखें से देख लिया और माइंड में पढ़ रहे हो। इन सिंपल वर्ड्स लर्न टू रीड साइलेंटली, यानी सिंपल लफ्ज़ों में कहे, यहाँ पर ये भी लाइन लिखी हुई थी बुक के अंदर, अगर सिंपल लफ्ज़ों में कहें तो इसका मतलब है कि लर्न टू रीड यानी पढ़ो, रीडिंग करते हुए पढ़ो लेकिन चुप करके पढ़ो, साइलेंटली हमारे पास इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू, हमारे पास ऑल सक्सेसफुल राइटर वर्क अलोंग दीज लाइन्स, द वे दे राइट विल प्रोवाइड आंसर टू द 3 क्वेश्चंस। तो हमारे पास जो सक्सेसफुल राइटर्स होते हैं, जितने भी होते हैं, वो इन 3 चीज़ों पर लाजमी काम करते हैं। द वे दे राइट विल प्रोवाइड आंसर टू द 3 क्वेश्चंस, यानी जो भी, इससे हमें ये बात पता चल गई कि जो भी सक्सेसफुल राइटर होगा वो 3 चीज़ों पे लाजमी काम करेगा, यानी हमें उन 3 चीज़ों का आंसर लाजमी मिलेगा। और वो 3 चीज़ें कौन सी है हमारे पास, वाई यानी क्यों, व्हाट का मतलब क्या, और हाउ। तो ये 3 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। जो भी अगर सक्सेसफुल राइटर है तो उसको ये 3 चीज़ें पता होंगी, उसके जो चीज़ें वो लिख रहा है, जो सब्जेक्ट लिख रहा है, जो टॉपिक लिख रहा है, जो स्टोरी लिख रहा है, कुछ भी लिख रहा है, तो उसके अंदर हमारे पास जो इन 3 क्वेश्चंस होंगे, इनका आंसर जो है वो हमारे पास लाजमी उसने प्रोवाइड किया होगा। द वे दे राइट विल प्रोवाइड आंसर, यानी उन 3 चीज़ों का क्वेश्चंस का आंसर वो लाजमी प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, और ये आपको पता होना चाहिए, वाई, व्हाट और हाउ, ये तीनों आपको पता होने चाहिए। शॉर्ट में भी पूछा जा सकता है आपसे कि 3 नाम बताओ जो कि एक सक्सेसफुल राइटर को जो है वो उसको होगी उसके स्टोरी के अंदर, या जो भी वो लिखता है उसके अंदर, या फिर होनी चाहिए, सही है। इफ़ यू लर्न टू रिकॉग्नाइज एंड अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल ऑफ मेथड ऑफ राइटिंग रिटोरिक, इट विल हेल्प यू टू इम्प्रूव योर रीडिंग। अगेन वही सेम बात है, अगर आप जो रिकॉग्नाइज करते हो, अंडरस्टैंड करते हो राइटिंग के प्रिंसिपल्स को, तो क्या होगा, आप जो अपनी रीडिंग को इम्प्रूव कर लोगे। इफ़ यू लर्न टू अंडरस्टैंड वाई, व्हाट एंड हाउ, ऊपर क्या बात हो रही थी कि सक्सेसफुल राइटर जो है उसके स्टोरीज के अंदर, उसकी राइटिंग के अंदर आपको ये 3 चीज़ों का आंसर मिल जाएगा, वाई, व्हाट एंड हाउ। लेकिन समझने वाले भी जो होने चाहिए ना, जो समझने वाले की अब यहाँ पर बात हो रही है कि अगर आप इस काबिल हो गए कि आप ये जो राइटर ने लिखा है वाई, व्हाट और हाउ, इनके आंसर आपको समझ आ गए, यानी आप इनको फाइंड आउट कर सकते हो, वाई, व्हाट एंड हाउ, देन इट विल हेल्प टू इम्प्रूव योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रीडिंग टेक्स्ट। तो ये चीज़ें भी अगर आप जो है किसी राइटर की स्टोरी पढ़ रहे हो या जो भी पढ़ रहे हो, जो राइटर ने लिखा है, सक्सेसफुल राइटर ने, और उसके अंदर उसने इन तीनों चीज़ों का आंसर दिया हुआ है, और आप इस काबिल हो कि आप उन चीज़ों को अंडरस्टैंड कर पाओ कि वाई और व्हाट और हाउ का आंसर कैसे इस राइटर ने दिया हुआ है, तो ये आपकी रीडिंग टेक्स्ट को जो है, रीडिंग जो है उसकी एबिलिटी को जो है वो स्ट्रॉन्ग कर देगा, इम्प्रूव कर देगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एज अ स्किल्ड रीडर यू मस्ट फुली अंडरस्टैंड एंड एवोलेट व्हाट यू रीड। वही दोबारा से सेम बात हो रही है, एज अ स्किल्ड रीडर क्या होना चाहिए, आपको फुली अंडरस्टैंड होना चाहिए कि जो आप रीड कर रहे हो, द राइटर हैज़ अ पर्पस। तो राइटर जो लिख रहा है उसका एक पर्पस होता है, ऐसे नहीं मुँह उठा के कोई भी लिखते, तो उसका एक मेन पर्पस होता है, या फिर कभी वो अपना आइडिया शेयर करना चाह रहा होता है, किसी टॉपिक पे जो है वो रुझान दिलाना चाह रहा होता है, उसका एक पर्पस होता है लिखने का। तो वो पर्पस जो है वो आपको यू मस्ट रिकॉग्नाइज दैट पर्पस, तो आपको वो पर्पस जो है वो रिकॉग्नाइज होना चाहिए। अलाइंड विद पर्पस द अदर 2 थिंग्स विच आर नोन एज एटीट्यूड एंड टोन। तो ये भी अगेन एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, और ये आपसे शॉर्ट में भी पूछा जा सकता है, और ये आपसे एज एमसीक्यू भी पूछा जा सकता है। भाई कि बताओ वो कौन सी 3 चीज़ें हैं जो कि आपको रिकॉग्नाइज होनी चाहिए, रिकॉग्नाइज करनी चाहिए। तो पहली चीज़ रहती है पर्पस,
दूसरी चीज़ है एटीट्यूड और टोन उस राइटर का जो उसने उस चीज़ के अंदर लिखा हुआ है। एज अ स्किल्ड रीडर ये तीन चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि उस चीज़ का पर्पस क्या है, एटीट्यूड क्या है और टोन क्या है उस राइटर का जो उसने उसके अंदर लिखा है। तो पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन की बात हो रही है तो तीन तरह के हमारे पास कॉमन पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन होते हैं। तो ये टाइप्स का पता होनी चाहिए आपको, तीन कौन सी है, टू इन्फॉर्म, टू परसुएट और टू इंटरटेन। तो ये तीन हमारे पास पर्पस है कम्युनिकेशन के, ये पता होने चाहिए आपको कि जब हमारे पास पर्पस होगा इन्फॉर्म करने का। अब आपसे चीज़ें इस तरह से पूछी जा सकती है कि वन द पर्पस इज टू इन्फॉर्म, द राइटर गिव्स इन्फॉर्मेशन ऑन द फैक्ट्स अबाउट द टॉपिक और सब्जेक्ट। जब हमारे पास पर्पस होता है अगले को इन्फॉर्म करने का, तो तब हमारे पास जो राइटर है वो इन्फॉर्मेशन देगा फैक्ट्स के हवाले से उस टॉपिक और सब्जेक्ट का जिसके बारे में वो लिख रहा है या बात कर रहे हैं। लेकिन जब हमारे पास पर्पस होगा परसुएट करने का, तो तब क्या होगा, देन द एम इज टू कन्विंस द रीडर, यानी तब हमारे पास एम होगा उस रीडर को कन्विंस करना, यानी अपने पॉइंट ऑफ व्यू से एग्री करवाना। एग्री कैसे करवाओगे किसी को, जब आप वैलिड फैक्ट्स रखोगे, उसको एग्री करोगे उन तमाम चीज़ों से जिससे वो एग्री हो सकता है। तो वो उस राइटर के ऊपर ही डिपेंड करती है चीज़ें। तो जब ये परसुएट करने का जो है हमारे पास पर्पस होता है, तो तब हमारे पास क्या एम होता है कि भाई अगले को कन्विंस ही करना है, अपने पॉइंट ऑफ व्यू उसको ज़बरदस्ती एग्री करवाना ही करवाना है। जब हमारे पास जो पर्पस होता है, जो थर्ड पर्पस होता है, वो क्या है, एंटरटेन करना। तो जब पर्पस होता है एंटरटेन करने का, तो क्या होता है, रीडर सेंस और इमेजिनेशन विद द एम ऑफ अम्यूजिंग एंड डिलाइट। तो तब हमारे पास जो रीडर का जो सेंस होता है, उसकी इमेजिनेशन, उसके साथ खेलना होता है, जब हमने उसको एंटरटेन करना होता है, जब पर्पस होता है कम्युनिकेशन का एंटरटेन करने का। नेक्स्ट हमारे पास क्या, क्लोजली रिलेटेड टू द क्वेश्चन ऑफ पर्पस इज द मैटर ऑफ। तो हमारे पास जो क्लोजली रिलेटेड होते हैं पर्पस का क्वेश्चन हमारे पास किसका मैटर होता है, तो एटीट्यूड का होता है। ये अगेन इंपॉर्टेंट एटीट्यूड की लाइन लिखी हुई है बुक के अंदर हैंडआउट से। तो ये कुछ लाइनें होती है जिनको आप एज इट इज रटना होता है, इसकी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। अ गुड क्ल्यू टू द ऑथर एटीट्यूड एंड अप्रोच टू द सब्जेक्ट इज हिज टोन। तो गुड क्ल्यू क्या होगा किसी भी ऑथर के एटीट्यूड और अप्रोच का, टू द सब्जेक्ट इज उसका टोन। तो टोन हमारे पास इसका करेक्ट आंसर है। ऑथर एंड देयर वर्क आर कम्प्लेक्स, अगेन ये पूछा जा सकता है। तो क्या होता है, ऑथर और उनका काम क्या होता है, कम्प्लेक्स होता है। एंड ऑथर में यूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ राइटिंग, और ऑथर जो है वो मुख्तलिफ तरह के राइटिंग को इस्तेमाल कर सकता है ताकि वो अपने आइडियाज़ को सामने लेकर आ सके। वो क्या कर सकता है, तो ये तीन चार चीज़ें जो हैं ये भी आपसे पूछी जा सकती हैं, शॉर्ट में भी पूछी जा सकती है और एज ए MCQ भी पूछी जा सकती है। तो ही में नरेट, डिस्क्राइब, एक्सप्लेन और आर्ग्यू। तो वही चारों की चारों चीज़ें जो है वो कर सकते हैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू सामने लेकर, यानी अपने आइडियाज़ को, अपनी जो चीज़ें हैं उसको सामने लेकर आनी, उनको सामने लेकर आने के लिए, अपने व्यूज़ को लेकर आने के लिए, सामने व्यूज़ की बात नहीं हो रही, यूट्यूब व्यूज़ की बात नहीं हो रही, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को सामने लेकर आने की बात हो रही है, जो वो समझाना चाह रहा है, बताना चाह रहा है राइटर। तो इन तीनों चीज़ों का, चारों चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। वो बेस भी कर सकते हैं, एक्सप्लेन भी कर सकता है, डिस्क्राइब भी कर सकता है, नरेट भी कर सकता है। अब यहाँ पर क्या चीज़ पूछी जा रही है, जो ऊपर मैं आपको बता चुका हूँ, वू, वट और वाई, जो तीन चीज़ें थी जो कि हमारे पास एक सक्सेसफुल राइटर जो वो यूज़ करते हैं, और एक स्किल्ड रीडर जो है उसको वो आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। तो जो सेकंड टेक्निक होती है जो कि राइटर यूज़ करते हैं वो कौन सी होती है, तो वो वट होती है। तो इस तरह सीक्वेंस भी आपको पता होना चाहिए कि सेकंड टेक्निक कौन सी होती है, वट होती है। नेक्स्ट हमारे पास, अ गुड रीडर मेक्स श्योर दैट ही रीड्स विद इन द बाउंड्रीज ऑफ दोज लिमिटेशन। अगेन ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है हैंडआउट की। तो हमारे पास एक गुड रीडर जो होता है वो इस चीज़ को मेक श्योर करता है कि जो वो चीज़ रीड कर रहा है वो लिमिटेशन के बाउंड्रीज के अंदर हो। अब नेक्स्ट MCQ क्या है हमारे पास, बाय रिकॉग्नाइजिंग द पैटर्न्स यू द रीडर विल बी बेटर एबल टू अंडरस्टैंड एंड रिमेंबर। तो अगर आप पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज करोगे तो रीडिंग जो है वो आपकी बेटर अंडरस्टैंड कर पाओगे और जो इन चीज़ों को जो है वो रिमेंबर कर पाओगे। अब जो है फास्ट फॉरवर्ड मूड में चलते हैं क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है और टॉपिक सारे के सारे मैं कवर करना चाह रहा हूँ। अगर आप इस वीडियो को डिवाइड करूँगा दूसरे पार्ट में तो फिर वो जो फ्लो है वो टूट जाएगा। तो इसी वीडियो के अंदर ही पूरा का पूरा MCQ जो है वो कवर करेंगे, लेक्चर नंबर 1 to 18। तो अब स्पीड जो है उसको थोड़ा बढ़ाएंगे। द मोस्ट कॉमनली यूज पैटर्न ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आर सब डिवीजन्स आर टाइम ऑर्डर्स और सीक्वेंसेस। तो ये दोनों चीज़ें आपको याद रखने की, जो मोस्ट कॉमनली यूज पैटर्न होता है ऑर्गेनाइजेशन का या सब डिवीजन का, वो क्या होता है, टाइम ऑर्डर और सीक्वेंसेस। अगेन द थर्ड इंपॉर्टेंट टेक्निक क्या होता है, राइटर का, वो होता है हाउ का यूज़ करना, और जो पहला इंपॉर्टेंट टेक्निक होता है वो होता है वाई। सेकंड कौन सा होता है वो हम यहाँ पर देख चुके हैं, सेकंड टेक्निक होता है वट का यूज़ करना। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, द टॉपिक ऑफ द इंडिविजुअल पैराग्राफ और द कोर स्टेटमेंट इन द एक्सप्लेनेशन ऑफ द थीसिस। तो ये थीसिस की डेफिनेशन है, ये एज इट इज़ आपने याद रख लेनी है। इन शॉर्ट पीसेस ऑफ राइटिंग ईच पैराग्राफ में बी
सेपरेट सब डिवीजन। तो शॉर्ट पीसेस ऑफ राइटिंग के अंदर हमारे पास हर एक पैराग्राफ जो है वो एक सेपरेट सब डिवीजन कहलाता है। लेकिन लॉन्गर पीसेस के अंदर जो नंबर ऑफ पैराग्राफ होते हैं वो हो सकता है कि हमारे पास क्या करे, सब डिवीजन फॉर्म करे, ईच कंट्रीब्यूटिंग टू द टोटल अंडरस्टैंडिंग। तो हमारे पास हर एक जो पैराग्राफ होता है वो टोटल अंडरस्टैंडिंग के ऊपर जो है वो कंट्रीब्यूट करता है, टोटल अंडरस्टैंडिंग के ऊपर। रिलेशनशिप बिटवीन द पार्ट्स आर कन्वेड थ्रू आउट अ टेक्स्ट बाय ट्रांजिशन। अगेन ये एक इंपॉर्टेंट लाइन से, इसको अपने एज इट इज याद रख लेना। और इस तरह की लाइनें हम ऑलरेडी 5-6 डिस्कस कर चुके हैं, तो इनको अपने अलग से नोटबुक के अंदर नोट कर लेना है, इसको हमने एज इट इज रट लेना है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, फंक्शन वर्ड्स। ये एक इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, फंक्शंस की बात यहाँ से स्टार्ट हो रही है, तो इसको अपने दिमाग में बिठाते जाने। तो फंक्शन वर्ड क्या है, एक इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ राइटिंग होते हैं एंड रीडिंग होते हैं। तो फंक्शन सबसे पहले आपने सीखा कि जो फंक्शन वर्ड होते हैं हमारे पास एक इंपॉर्टेंट पार्ट होंगे किसी भी राइटिंग और रीडिंग के, एंड आर यूज्ड नो मैटर व्हाट द सब्जेक्ट ऑफ द टेक्स्ट इज। और उसको हम यूज़ कर देते हैं भले सब्जेक्ट का जो है हमारे पास नो मैटर एंड आर यूज्ड नो मैटर व्हाट द सब्जेक्ट, यानी इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उस सब्जेक्ट का जो है हमारे पास क्या बोल रहा हूँ मैं, व्हाट एंड रीडिंग आर यूज्ड नो मैटर व्हाट द सब्जेक्ट ऑफ द टेक्स्ट इज। यानी ये चीज़ मैटर नहीं करती कि उस सब्जेक्ट जो हमारे पास जो उस टेक्स्ट का जो सब्जेक्ट है उस चीज़ के ऊपर मैटर नहीं करता, बस हम जो फंक्शन वर्ड्स को जो है वो यूज़ करते हैं इसी तरह से ही। दीज आर द स्मॉल वर्ड्स। तो हमारे पास ये एक स्मॉल वर्ड्स होते हैं, जिस तरह के हमारे पास ये इस फंक्शन वर्ड्स की एग्जांपल है, जैसे कि इन, एट, एंड, बट ये वर्ड यूज़ करना, और उसके साथ जो प्रेपोजिशंस है, कंजंक्शंस है और मॉडिफायर्स हैं इनको यूज़ करना। ये तमाम के तमाम किसके अंदर इंक्लूड होते हैं, फंक्शन वर्ड के अंदर इंक्लूड होते हैं। अब फंक्शन क्या करता है, फंक्शन एस्टेब्लिश करता है एम्फेसिस को और रिलेशनशिप को किसी भी दो पार्ट्स के दरमियान। तो दो पार्ट्स के दरमियान क्या चीज़ जो है वो एस्टेब्लिश करती है एम्फेसिस और रिलेशनशिप को, तो वो फंक्शंस ही होते हैं। और फंक्शंस के रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट लाइन ये भी है, तो फंक्शन हमारे पास एक चीफ क्लू होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ पीस ऑफ राइटिंग के। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, कंटेंट वर्ड्स आर दोज वर्ड्स दैट आर सेंट्रल टू द डेवलपमेंट ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ एनी पर्टिकुलर पीस ऑफ राइटिंग। तो कंटेंट वर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं जो कि सेंट्रल होते हैं किसी भी सब्जेक्ट के डेवलपमेंट के या फिर किसी पर्टिकुलर पीस ऑफ राइटिंग के। कंटेंट वर्ड्स आर ऑफन यूज्ड दैट आर मोस्टली फुली डिफाइंड। तो कंटेंट वर्ड्स हमारे पास वो वर्ड्स होते हैं जो कि ऑफन यूज होते हैं, जो कि फुली डिफाइन हुए होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो सक्सेसफुल रीडर लर्न्स टू रिकॉग्नाइज एंड अंडरस्टैंड द क्लूज दैट द राइटर गिव। अगेन जो सक्सेसफुल रीडर होता है वो रिकॉग्नाइज करता है और अंडरस्टैंड करता है जो क्लूज राइटर ने दिए होते हैं। दिस कैन ओनली हैपन थ्रू प्रैक्टिस रीडिंग। और ये तभी पॉसिबल है जब आप प्रैक्टिस रीडिंग यानी प्रैक्टिस करते रहोगे, रीडिंग में आपकी प्रैक्टिस चल रही होगी, आप एक स्किल्ड रीडर होगे, तो तभी आप उन क्लूज को जो है वो फाइंड आउट कर सकते हो जो राइटर ने आपके लिए किसी भी उसके अंदर पैराग्राफ के अंदर या स्टोरी के अंदर छोड़े होते हैं क्लूज। समथिंग दैट कैन बी प्रूवन आर वेरीफाइड इज नोन एज। अब यहाँ पर फैक्ट और ओपिनियन की बातें स्टार्ट हो रही हैं। ये भी अगेन इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट और लॉन्ग के अंदर आपसे पूछा जा सकते हैं। सब्जेक्टिव में ऑलरेडी हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का, वहाँ से आप ENG 101 को डिटेल में देख सकते हो। तो हमारे पास जो पर्सनल बिलीफ होता है या फिर व्यू पॉइंट होता है किसी भी चीज़ का, वो हमारे पास बेस्ड ऑन द फैक्ट या फिर वेरी पर्सन टू पर्सन। तो ओपिनियन क्या होता है हमारे पास, ओपिनियन बेसिकली हमारे पास होता है आपका अपना ओपिनियन जो कि ट्रू नहीं होता या फिर ट्रू हो भी सकता है, उसके ऊपर रिसर्च नहीं होती, वो हर एक पर्सन का अपना हो सकता है। लाइक जैसे कि पाकिस्तान आज जीत जाएगी, अगला बोलेगा नहीं आज इंडिया जीत जाएगी, तो ये एक ओपिनियन है आपका। तो ये हर एक पर्सन का अपना अपना हो सकता है, डिपेंड कर सकता है। लेकिन अगर मैं बात करूं कि समथिंग दैट कैन बी प्रूवन और वेरीफाइड, जैसे कि सूरज मशरिक से निकलता है, तो ये एक वेरीफाइड बात है, प्रूव हो चुकी है, तो क्या है, ये एक फैक्ट कहलाएगा। तो फैक्ट की चीज समझ आ गई जो कि ट्रू साबित हो चुकी है, उसको हम क्या बोलते हैं, फैक्ट बोलते हैं। और जो कि हमारा अपना ओपिनियन होता है और हर एक का अपना अपना हो सकता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ओपिनियन बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्या हमारे पास लिस्टिंग मार्कर की बात हो रही है। लिस्टिंग मार्कर इज अ वे ऑफ शोइंग सिक्वेंशियल रिलेशनशिप। तो सिक्वेंशियल रिलेशनशिप को अगर हमने शो करना होता है तो वो क्या होता है, लिस्टिंग मार्कर्स होते हैं। और ये क्या होते हैं, 1 2 3 इस तरह से हमारे पास होते हैं, इसको हम बोलते हैं लिस्टिंग मार्कर। टू डिस्कवर द इम्प्लाइड और अंडरलाइंग आइडियाज इन द राइटिंग इज कॉल्ड मेकिंग इन्फेरेंसेज और ड्राइंग कंक्लूजन। तो ये दो वर्ड आपको याद होने चाहिए अगर हमने डिस्कवर करना होता है इम्प्लाइड और अंडरलाइंग आइडियाज को राइटिंग के अंदर, तो वो कौन से होते हैं, मेकिंग इन्फेरेंसेज और ड्राइंग कंक्लूजन। इनफैक्ट रीडिंग एंड थिंकिंग आर क्लोजली रिलेटेड स्किल्स। तो दो स्किल्स जो क्लोजली रिलेटेड है वो कौन सी है, रीडिंग और थिंकिंग, यानी रीड करना और सोचना। एंड प्रैक्टिस इन थॉटफुल रीडिंग विल ऑल्सो स्ट्रेंथन योर एबिलिटी टू थिंक क्लियरली एंड लॉजिकली, इट इज़ अ हाई लेवल स्किल। अगेन ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है, बस ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, बाकी ये भी आपको पता होना चाहिए कि एक हाई लेवल स्किल है
और ये लॉजिकली और जो है क्लियरली स्ट्रेंथन करती है आपकी एबिलिटी को सोचने की, और लॉजिकली दोनों चीज़ों को वो जो है वो बेहतर करती है। आइडियाज़ दैट आर नॉट स्टेटेड डायरेक्टली इज नोन एज, यानी वो आइडियाज़ जो कि डायरेक्टली आपके सामने पेश नहीं की जाते उनको क्या बोलते हैं, इन्फ्रेंसेस बोलते हैं। और इन्फ्रेंसेस को अगेन मैं डिटेल में शॉर्ट में बता चुका हूँ। तो सब्जेक्टिव वाली वो वीडियो इंपॉर्टेंट है, यानी वो वीडियो देखना ज़रूरी है। ये वीडियो एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से इसके अंदर चीज़ें डिस्कस की गई हैं, और सब्जेक्टिव वाली वीडियो के अंदर जो है उसको उस तरह से डिस्कस किया हुआ है। हाँ, तो इन्फ्रेंस हमारे पास क्या है, ऑलरेडी डिटेल में हम डिस्कस कर चुके हैं। सब्जेक्टिव वीडियो के अंदर तमाम के तमाम टॉपिक्स जो वो शेयर किए गए हैं, तो वो वीडियो आप सब्जेक्टिव की लाजमी देख सकते हो। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इफ़ यू आर फॉन्ड ऑफ रीडिंग नॉवेल्स, अगर आप जो है नॉवेल्स पढ़ने के शौकीन हो, शॉर्ट स्टोरीज या पोइट्री के, तो हमारे पास जो है आप अवेयर होंगे कि इन्फ्रेंसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन अंडरस्टैंडिंग एंड अप्रिशिएटिंग लेक्चर। तो आपके जो है वो इन्फ्रेंस जो है उसको समझना जो है एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हो जाएगी इन अंडरस्टैंडिंग एंड अप्रिशिएटिंग लिटरेचर। तो ये अगेन इंपॉर्टेंट लाइन है। अगर आप नॉवल पढ़ने की, शॉर्ट स्टोरीज, पोइट्री वगैरह पढ़ने के शौकीन होंगे तो आप इन्फ्रेंस से जो है वो अवेयर होंगे, क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है किसी भी अंडरस्टैंड करना लिटरेचर वगैरह को। तो ये हमारे पास इन्फ्रेंस जो है इससे आप जो है उसकी आगाही होना ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है, अगर आप इन नॉवल्स, शॉर्ट स्टोरीज, पोइट्री वगैरह के शौकीन हो पढ़ने के। अगेन ये फैक्ट के बारे में बात हो रही है, तो अ फैक्ट इज अ स्टेटमेंट दैट कैन बी प्रूफ ट्रू थ्रू ऑब्जेक्टिव एविडेंस। तो एविडेंस, सबूत के मुताबिक, जैसे सूरज मशरिक से निकलता है, तो एक प्रूव्ड है, एविडेंस है हमारे पास, आप खुद भी देख सकते हो। तो वो क्या कहलाती है, वो स्टेटमेंट, वो फैक्ट कहलाते हैं। और इनफैक्ट द एविडेंस में भी, और फैक्ट के अंदर हमारे पास ये इनफैक्ट नहीं है, इन अलग है और फैक्ट अलग है। तो फैक्ट के अंदर हमारे पास जो एविडेंस है वो फिजिकल प्रूफ भी हो सकता है, या फिर टेस्टिमनी ऑफ विटनेस, या स्पोकन या फिर रिटन चीज भी हो सकती है। तो स्पोकन किसी ने बोल दिया, या रिटर्न चीज हो गई, या कोई फिजिकल प्रूफ, यानी सूरज मशरिक से निकलता है तो ये एक फिजिकल प्रूफ है, जाके आप देख सकते हो, या फिर किसी ने बोल दिया, या फिर रिटर्न है, तो वो भी हमारे पास फैक्ट के अंदर काउंट हो सकता है अगर प्रूफ हुआ हो तब। नेक्स्ट क्या, एन ओपिनियन इज अ स्टेटमेंट दैट कैन बी ऑब्जेक्टिवली प्रूव्ड ट्रू और फॉल्स। तो हमारे पास क्या है, ओपिनियन जो है वो एक स्टेटमेंट होता है जो कि ट्रू हो भी सकता है, फॉल्स भी हो सकता है, बंदे के ऊपर डिपेंड करते हैं। मान के चलो पाकिस्तान फुल फॉर्म में चल रही है, तो हो सकता है वो आज का मैच जीत जाए, तो ये एक अच्छी बात हो गई, बंदा सही बोल रहा है कि भाई टीम बेहतर हो गई है, हो सकता है ये मैच जीत जाएगा, क्योंकि पीछे से वो जीतते ही आ रहे हैं। तो एक ओपिनियन है, एक अच्छा ओपिनियन है, इसको हम ये ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है, इसके ऊपर हम बहस नहीं करेंगे। तो ये क्या कहलाता है, ये भी एक ओपिनियन ही कहलाता है। ओपिनियन यूजुअली हमारे पास जो है एक्सप्रेस करता है बिलीफ को, फीलिंग को और जजमेंट को दैट अ पर्सन में हैव ऑन और अबाउट अ सब्जेक्ट। तो ओपिनियन हमारे पास क्या तीन चीज़ों को एक्सप्रेस करता है, तो ये तीन चीज़ें आपसे शॉर्ट में पूछी जा सकती है, या फिर एमसीक्यू के अंदर आपसे पूछी जा सकती है। ब्यूटीफुल इज अ वैल्यू वर्ड, द वर्ड वी यूज टू एक्सप्रेस अवर जजमेंट। तो ये जज करना हो गया, यानी आप ब्यूटीफुल हो, आप जो है अगली हो, तो ये क्या है, जज करना है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, जजमेंट बोलते हैं। अब यहाँ पर क्या है, हमारे पास पाकिस्तान वॉन 1992 वर्ल्ड कप। तो ये क्या हो गया, ये फैक्ट हो गया, ये एक ट्रू बात है, आप जाके देख सकते हो, ये लिखा गया है कागजों में, वीडियो भी मौजूद होगी, सब ने इसको माना है। तो ये क्या चीज़ है, पाकिस्तान वॉन 1992 वर्ल्ड कप। तो ये क्या चीज़ हो गई, ये हमारे पास है फैक्ट, ये एक ट्रू बात है। लेकिन इसी का अगर मैं देखूं, यहाँ पर हमारे पास पाकिस्तान क्रिकेट टीम इज द बेस्ट इन द वर्ल्ड, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, ये ओपिनियन हो जाएगा, यानी पाकिस्तान की टीम जो है वो बेहतरीन है। तो ज़रूरी नहीं है कि वो हर एक मैच में अच्छा परफॉर्म करे या नहीं, तो ये क्या है हमारे पास, ये हमारा एक ओपिनियन है, ये हमारे पास फैक्ट नहीं कहलाएगा, ये ओपिनियन है, हर एक का अपना अपना होगा। इंडिया वाले बोलेंगे कि नहीं है, हम बोलेंगे कि नहीं इंडिया वाले जो है वो सही नहीं है। तो अपना ओपिनियन है हर किसी का, जो हम जोते हैं कि ये टीम बेस्ट है, ये टीम बेस्ट है, वो आपके अकॉर्डिंग बेस्ट है। इंटरप्रेटिंग विजुअल आइडिया मीन्स ग्राफ, यानी ये हमारे पास क्या है, विजुअल आइडियाज़ को हम जो अगर इंटरप्रेट कर रहे हैं तो इसका मतलब होता है ग्राफ, चार्ट्स, डायग्राम, टेबल्स और मैप्स वगैरह। ये हमारे पास विजुअल डेटा के अंदर आते हैं सारी की सारी चीज़ें। अब नेक्स्ट ये लाइन लिखी हुई है, ये इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन आपके बुक के अंदर लिखी हुई थी तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। इसके अंदर कुछ खास नहीं है, क्या है हमारे पास 24 आवर्स के बाद हमारे पास जब भी कोई आप लेक्चर लेते हो तो 24 आवर्स के बाद जो है आप 75% चीज़ें भूल जाते हो, लेकिन 48 आवर्स जब गुजरते हैं तो आप मज़ीद जो चीज़ें हैं 15% वो भी आप भूल जाते हो। देन हमारे पास अगर जो है आपकी जो है नथिंग द की पॉइंट इन द फर्स्ट प्लेस, लेकिन अगर आप जो है मेन पॉइंट्स नोट करना शुरू कर दो तो आपकी क्या होगा, ये जो चीज़ें होंगी आपके दिमाग के अंदर, जो रिटेंशन लेवल होगा वो हाई होगा और आप 70 to 85% चीज़ें आपके दिमाग में बैठी रहेंगी। अगर आप जो है पहली दफ़ा अगर लेक्चर को देखते हो, इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लिया, यानी इंग्लिश के अंदर जो है हमारे पास फैक्ट ओपिनियन के ऊपर बात हो रही है, उसके अलावा और जो इंपॉर्टेंट चीज़ें उनके बारे में बात हो रही है, तो अगर आपने वो चीज़ पहली दफ़ा नोट कर ली, उसके बाद दूसरी दफ़ा आप लेक्चर देखते हो
तो इससे क्या होगा, आपकी जो अटेंशन है वो बढ़ जाएगी और आप जो है 70 to 85% चीज़ें जो है वो आपके माइंड में बैठी रहेंगी। बाकी तरीके से आप वैसे ही लेक्चर देख लो एक दफ़ा डायरेक्ट मुंह उठा के, तो 24 घंटे बाद आप भूल जाओगे 75%। जो 48 आवर्स बाद जो रिमेनिंग जो होगी 15% और भी भूल जाओगे। तो ये टोटल आप काउंट करोगे तो 90% जो चीज़ें जो है हम 48 आवर्स के बाद भूल जाओगे लेक्चर देखने के बाद। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, द पर्पज ऑफ अ टेबल इज टू गिव द रीडर न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन। तो टेबल का मतलब क्या होता है, हमारे पास रीडर को एक न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना। नेक्स्ट टेबल्स आर यूजफुल फॉर क्विक रेफरेंसेस बट दे रिक्वायर केयरफुल रीडिंग। तो ये बात सही है कि हमारे पास जैसे टाइम टेबल वगैरह होते हैं तो क्विक रेफरेंस के लिए तो हमारे पास सही होता है, यानी आपके पास चीज़ें जो है वो जल्दी आपके सामने समझ में आ जाती हैं, सारी की सारी चीज़ें आपके सामने होती हैं। तो ये चीज़ यहाँ से क्लियर हो गई कि टेबल जो है हमारे पास क्विक रेफरेंस के लिए तो ठीक है, सही बात है, लेकिन उसके लिए हमारे पास रीडिंग केयरफुल रीडिंग चाहिए होती है। लेकिन जहाँ पे टेबल ज़्यादा हो रहे हैं तो आपसे टाइम टेबल में जो है ऊपर नीचे चीज़ें हो सकती है। अब नेक्स्ट के हमारे पास ग्राफ इलिस्ट्रेट अ रिलेशनशिप बिटवीन। तो ग्राफ क्या है, वो इलिस्ट्रेट करते हैं रिलेशनशिप को एटलीस्ट दो चीज़ों के दरमियान। तो ग्राफ क्या करते हैं, इलिस्ट्रेट करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन। और ये क्या हो सकता है, मेजर्ड हो सकता है वर्टिकल एक्सेस पे भी और हॉरिजॉन्टल एक्सेस पे भी। तो कौन हो सकता है, वो ग्राफ हो सकता है और किसी भी दो चीज़ों के दरमियान जो है वो रिलेशनशिप को वो शो करवाता है। नेक्स्ट क्या है, ग्राफ की दूसरी टाइप यहाँ पर लिखी है, बार ग्राफ इज सिमिलर टू अ लाइन ग्राफ। तो बार ग्राफ जो किसके सिमिलर है, लाइन ग्राफ के सिमिलर है। ये भी आपसे अलग से पूछा जा सकता है। except that the bars extend from either the vertical or horizontal are used instead of dots and line। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन नहीं है, इतना खास नहीं है, बस ये चीज़ आपने याद रखनी है कि अ बार ग्राफ इज सिमिलर टू द लाइन ग्राफ। तो अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ आ गई, सुपरलेटिव और कंपेरेटिव। ये एक सब्जेक्टिव के अंदर मैं डिटेल में आपको सारे के सारे शेयर किए हुए हैं, आपके बुक के अंदर जितने भी लिखे हुए हैं। तो सुपरलेटिव और कंपेरेटिव क्या होता है, मान के चलो एक न्यू वर्ड आपको दे दिया और आपको बोले इसका कंपेरेटिव क्या है। तो न्यू का मतलब क्या होगा, न्यूअर। तो जब भी आप एंड में वर्ड ऐड करोगे तो क्या कहलाएगा, न्यूअर कहलाएगा। लेकिन अगर मैं ER की जगह EST एंड में ऐड करूंगा तो वो सुपरलेटिव बन जाएगा। अब इसमें कोई साइंस वगैरह नहीं है, अब ये हर वर्ड का अलग अलग हमारे पास कंपेरेटिव और सुपरलेटिव बनता है। तो वो मैं ये नहीं बता सकता कि इसका ये लगा लो इसका वो लगा लो, ये वर्ड्स के ऊपर डिपेंड करते हैं कि इसका कंपेरेटिव और सुपरलेटिव क्या बनेगा। अब जैसे न्यू है, इसका कंपेरेटिव अगर मैं बनाऊं तो न्यूअर बन जाएगा, और न्यूएस्ट करूंगा तो ये सुपरलेटिव बनेगा। जैसे ओल्ड है तो ओल्डर ओल्डेस्ट, बिग बिगर बिगेस्ट, सून सूनर सूनेस्ट, लेट लेटर लेटेस्ट। तो कंपेरेटिव सुपरलेटिव इस तरह से बनेगा। कंपेरेटिव में ER लगा दिया तो सुपरलेटिव में EST लग जाएगा। अब इसी तरह वर्ड अगर चेंज हो गया, जैसे इंटरेस्टिंग हो गया तो अब इसके स्टार्टिंग में कंपेरेटिव बन जाएगा। अगर मैं बोलूँ मोर इंटरेस्टिंग तो ये कंपेरेटिव बन जाएगा। अगर इसी मोर को मैं मोस्ट में ले जाऊँ तो सुपरलेटिव बन जाएगा। इसी तरह कन्वीनियंट तो मोर कन्वीनियंट और मोस्ट कन्वीनियंट। तो ऊपर यहाँ पर देख सकते हो ये कंपेरेटिव का स्टार्टिंग में मैंने मोर लगा दिया, सुपरलेटिव का स्टार्ट में क्या लगा दिया, मोस्ट लगा दिया। अब इस तरह के जितने भी वर्ड्स हैं वो इसी के ऊपर ही डिपेंड करते हैं कि आप किस तरह से उसको यूज़ करोगे कंपेरेटिव के अंदर, सुपरलेटिव के अंदर। बुक्स के अंदर आपके पास मजीद भी दिए हुए हैं जो कि सब्जेक्टिव में मैं डिटेल में समझाऊंगा। यहाँ पर तो मैंने 2 एग्जाम्पल दे दिए आपको, इससे रिलेटेड और भी 4-5 हैं जहाँ पर वर्ड्स जो है वो चेंज हो जाते हैं, यानी एबनॉर्मल वर्ड थोड़ा सा आ गया जिसके अंदर हमने क्या करना है। ये इंटरेस्टिंग तक तो ठीक है और ये न्यूअर तक भी ठीक है, यहाँ तक जो है हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं क्योंकि बचपन से इतना पढ़ते आ रहे हैं, रट्टे लगे हुए हैं तो हमें समझ आ जाते हैं। इसके अलावा भी कुछ है जो कि सब्जेक्टिव में आपने देख लेना है। अब इससे रिलेटेड क्या है, सिचुएशनल आयरोनी क्या होती है हमारे पास, तो वो आपको पता होना चाहिए। तो अकर व्हेन द डिस्क्रिपेंसी लाइज इन द सिचुएशन इटसेल्फ यू एक्सपेक्ट समथिंग बट समथिंग एल्स हैपन। बस ये चीज़ आपने याद रखनी कि सिचुएशनल आयरोनी क्या होती है, आपने एक चीज़ एक्सपेक्ट की लेकिन उसके उलट हो गया। मान के चलो आपने वीडियो देख ली कि हैंडआउट्स आपने पूरे का पूरा उठा लिए, इंग्लिश के या किसी भी सब्जेक्ट के हैंडआउट्स उठा लिए, पास पेपर के पूरा रट के चले गए, पेपर में चले गए और बाय चांस सारे के सारे MCQs आ गए, आपने टिक मार दिया, घर पर आ गए, आप खुश हो फुल भाई कि फुल नंबर आने वाले हैं। इस दफ़ा तो भाई पास पेपर का हैंडआउट्स और पास पेपर मैंने उठा लिया किसी का, उसके अंदर तो सब कुछ आ गया पेपर के अंदर, लेकिन घर पर आए आपने मान के चला वेरीफाई करने बैठ गए, वेरीफाई करना शुरू हो गए तो आपको पता चला कि भाई आधे से ज़्यादा MCQ का आंसर तो गलत लगे हुए हैं। तो ये जो चीज़ हो गई तो इसको क्या बोलते हैं, सिचुएशनल आयरनी बोलते हैं। इससे ज़्यादा अच्छे में मैं नहीं समझा सकता, सही अब समझ आ गई होगी। यानी आपने एक्सपेक्ट कुछ और किया और हुआ कुछ और, ये चीज़ है। यानी वो बाज़ाहिर तो वो चीज़ होनी चाहिए थी लेकिन वो बाद में कुछ और ही हो गया, समझ आ गई इस तरह से। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, वर्बल आयरनी। वर्बल आयरनी क्या होती है हमारे पास, अगर व्हेन देयर इज डिस्क्रिपेंसी बिटवीन व्हाट इज सेड एंड व्हाट इज मीन, यूजुअली द एग्जैक्ट अपोजिट आर अ नियर अपोजिट ऑफ व्हाट इज मीन। तो हमारे पास ये वर्बल आयरनी क्या होती है हमारे पास, ये वो चीज़ होती है जो कि आपने कहा व्हाट इज सेड एंड व्हाट इज मीन,
यूजुअली द एग्जैक्ट अपोजिट और अ नियर अपोजिट। हाँ, तो ये क्या होता है, ये तंजिया अल्फाज होते हैं। वर्बल आयरनी हमारे पास क्या होते हैं, वर्बल आयरनी ये होता है कि इसके रिलेटेड आपके बुक पे अंदर एग्जांपल भी लिखी हुई है कि भाई मान के चलो कोई क्रिकेटर है, सही है, अब वो ऊपर जो है बैठा हुआ है इंतजार के अंदर, उसने खिड़की खोली, अब वो क्रिकेट खेलने जा रहा है, तो खिड़की खोली, बाहर देख रहा है कि बारिश हो रही है, तो अब वो क्या बोलते हैं कि भाई ओ ग्रेट, यानी वो बोल रहा है क्या मज़ा आ गया। लेकिन ये क्या बोल रहा है, ये एक तंजिया जुमला बोल रहा है। इसका मतलब क्या है, वो खुश तो नहीं होगा, जाहिर सी बात है, लेकिन वो क्या बोल रहा है, एक तंज वर्ड में बोल रहा है, तो क्या होगी, ये वर्बल आयरनी हो गई। जाहिर सी बात है, वो क्रिकेट खेलने नहीं जा सकता बाहर, तो क्या होगा, ये एक वर्बल आयरनी हो गई हमारे पास। ये क्या होती है, उसके वर्ड के टोटली अपोजिट। हालांकि उसको बोलना चाहिए कि हमारे पास कि क्या होगा यार, बहुत ही बुरी चीज़ हो गई, अब मैं नहीं क्रिकेट खेल सकता, लेकिन वो क्या बोल रहे हैं, ओ ग्रेट, यानी बहुत अच्छा हो गया, यानी क्या बोल रहे हैं, उसके अपोजिट बोल रहे हैं। तो ये क्या कहलाती है, वर्बल आयरनी बोली जाती, उसको हम बोलते हैं वर्बल आयरनी। यानी तंजिया जो वर्ड्स होते हैं, मतलब हमारा कुछ और होते हैं, लेकिन हम अपोजिट वर्ड्स को बोल के उस मेन वर्ड को जो है वो बोलना चाह रहे होते हैं। अ गुड आर्गुमेंट इज वन विच यू मेक अ पॉइंट एंड देन प्रोवाइड सपोर्ट। वही सेम बात है कि अच्छा आर्गुमेंट क्या होगा, जब आप जो है पॉइंट्स और सपोर्ट वगैरह सारी की सारी चीज़ें प्रोवाइड करोगे, तो वो एक क्या कहलाएगा, यानी लॉजिकल एविडेंस वगैरह सारी की सारी चीज़ें हों, तो वो एक अच्छा आर्गुमेंट कहलाता है, यानी एक अच्छा केस बन जाता है जब आपके पास जो है वो गवाह वगैरह सारी की सारी चीज़ें मौजूद हो। अब ये एंड में फेलेसीज वगैरह हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड भी आपसे चीज़ें पूछी जा सकती हैं, ये भी आप समझ लो। दैट इग्नोर द इशू आर ऑफ थ्री टाइप्स। हमारे पास फेलेसीज क्या हैं, वो चीज़ें होती हैं जो कि किसी भी इशू को इग्नोर कर देते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, फेलेसीज बोलते हैं। और इसके तीन टाइप्स होते हैं, चेंजिंग द सब्जेक्ट, सर्कुलर रीजनिंग और पर्सनल अटैक। तो चेंजिंग द सब्जेक्ट क्या कहलाता है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो चेंजिंग द सब्जेक्ट क्या होता है हमारे पास। In this method of argument, the writer tries to divert the audience attention from the true issue by presenting evidence that has nothing to do with the argument। यानी इस मेथड में क्या करता है राइटर, जो है वो ट्राई करता है ऑडियंस को डाइवर्ट करने की, यानी उनकी अटेंशन को घुमाने की, फ्रॉम द ट्रू इशू बाय प्रेजेंटिंग एविडेंस दैट हैज नथिंग टू डू विद। यानी जो ट्रू एविडेंस से बजाय वो प्रेजेंट करने के, वो उसके खिलाफ क्या कर देते हैं, कुछ और चीज़ें प्रेजेंट करना शुरू कर देते हैं जिसका आर्गुमेंट से कुछ लेना देना ही नहीं होता। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे दी हुई है, द ऑनरेबल मेंबर ऑफ द नेशनल असेंबली इज अ कैपेबल लीडर। तो जो हमारे पास ऑनरेबल मेंबर है नेशनल असेंबली के, वो कैपेबल लीडर है। ही हैज़ अ बिजी फैमिली लाइफ एंड प्रेस डेली इन द एरिया मॉस्क। यहाँ पर ये क्या बात हो रही है, उसका आइडिया डाइवर्ट कर दिया। यानी बात हो रही है कि भाई नेशनल असेंबली के जो लीडर है वो एक कैपेबल है, ऑनरेबल मैन है, वो इस पोस्ट के लिए बेहतरीन बंदे है, लेकिन साथ में क्या बात हो रही है, अब उसके कारनामों के बारे में बात होनी चाहिए ना, उसने क्या का काम किया, वो क्या का काम कर सकते हैं, लेकिन क्या बात हो रही है कि वो एक बिजी फैमिली लाइफ गुजारते हैं और वो डेली मस्जिद में नमाज़ पढ़ते हैं। भाई उसकी नमाज अपनी जगह हो गई ना, उसकी जो बिजी लाइफ है वो अपनी जगह हो गई, वो यहाँ पर क्या एज अ काम क्या कर रहा है नेशनल असेंबली में, तो उससे रिलेटेड उसके कामों के बारे में बात होनी चाहिए ना, तो वो क्या कर दिया, आपको डाइवर्ट कर दिया, मजहबी पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पर ऐड कर दिया। तो बाकी यहाँ पर ये जो लाइनें लिखी हुई है वो आप पढ़ सकते हो ज़्यादा डिटेल में। सर्कुलर रीजनिंग में क्या होता है, इन दिस द सपोर्टिंग रीजन इज द सेम एज द कॉन्क्लूजन। हमारे पास जो सपोर्टिंग रीजन होता है वो सेम होता है कॉन्क्लूजन का, यानी जो आपने रीजन दिया है उसका जो कॉन्क्लूजन होगा वो भी सेम ही होगा। कैसे, जैसे मिस्टर आबिद जो है वो एक ग्रेट साइंस टीचर है बिकॉज इज़ अ वंडरफुल एट टीचिंग। यानी मिस्टर आबिद जो है वो एक अच्छे साइंस के टीचर है क्योंकि उनकी जो टीचिंग स्किल्स है वो बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। लेकिन साथ में उन्होंने क्या किया, वी डू नॉट नो वाई मिस्टर आबिद इज़ अ ग्रेट टीचर। यानी बात वही हो रही है, हमें नहीं पता कि मिस्टर आबिद क्यों इतने अच्छे टीचर हैं या फिर वो क्यों इतना अच्छा पढ़ाते हैं, क्योंकि वो एक अच्छे टीचर हैं, ऑलरेडी बात हो चुकी है, लेकिन दोबारा से उसी बात को घुमा के बोलना सर्कुलर रीजनिंग कहलाता है। अब नेक्स्ट क्या है, पर्सनल अटैक। तो ये क्या होती है हमारे पास, दिस काइंड ऑफ फेलेसी ऑफन अकर इन पॉलिटिकल डिबेट। और इस तरह की जो चीज़ें होती हैं पर्सनल अटैक वगैरह की बातें, ये हमारे पास पॉलिटिकल डिबेट वगैरह में होती है। हियर द इशू अंडर डिस्कशन इज इग्नोर। तो हमारे पास जो इशू होता है उसको इग्नोर कर दिया जाता है, और एंड द राइटर और स्पीकर फोकस अटेंशन ऑन द ओपोनेंट कैरेक्टर। यानी इसमें क्या बात होती है, जैसे कि हमारे पास क्या था, चेंजिंग द सब्जेक्ट। इसमें ये और ये हमारे पास जो थर्ड पॉइंट है पर्सनल अटैक, ये तकरीबन सेम ही है, लेकिन चेंजिंग में सब्जेक्ट में क्या होता है, यहाँ पर हमारे पास उस बात से बात चेंज हो जाती है, उसी बंदे के हवाले से दूसरी जगह पे कुछ और बातें शुरू हो रही होती हैं ताकि बंदे को मोटिवेट करे और सब्जेक्ट को चेंज कर सके। लेकिन ये पर्सनल अटैक में क्या होता है कि दूसरे के ऊपर जो है पॉइंटें मारना। यानी जैसे कि कोई भी हमारे पास होके हॉनरेबल, यहाँ पर एग्जांपल दी हुई है, इसको आप डिटेल में पढ़ सकते हो कि हॉनरेबल मेंबर है नेशनल असेंबली का और उसका जो व्यू है टैक्स बिल के ऊपर वो बढ़ती नहीं है,
हिज फादर ऑल्सो हेल्ड सिमिलर व्यूज व्हेन ही वाज मेंबर ऑफ द असेंबली। यानी भाई वो जो है उसका फादर भी उसी तरीके से था, इसीलिए वो भी यानी पहले जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो वैसे ही क्या था, इसीलिए मैं भी जो है इसी के मुताबिक ही चलूँगा, मैं अपने जो है वो चेंजेस नहीं करूँगा। अब मेरे पास इख्तियार है तो मुझे चेंजेस करनी चाहिए जो चीज़ें हैं, लेकिन मैं नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि पहले उसने इस तरह किया या फिर उसने उस तरह किया, पहले भी तो इसी तरह से ही चल रहा था, अब क्या तकलीफ हो रही है। तो इस तरह की चीज़ें क्या कहलाती है, ये पर्सनल अटैक में आती हैं। तो इस पैराग्राफ को आप पढ़ोगे तो चीज़ें क्लियर अच्छे से हो जाएंगी। अब जो है 4 तरह के फेलिसीज होते हैं, दैट अवर जनरलाइज अवर सिंपली इश्यूज। तो यानी आप इस तरह कह सकते हो कि हमारे पास 4 तरह के इश्यूज होते हैं या 4 तरह के फेलिसीज के टाइप्स होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? हिस्ट्री जनरलाइजेशन, फॉल कॉज, फॉल कंपैरिजन, ईदर और फेलेसी। तो हिस्ट्री जनरलाइजेशन क्या होती है हमारे पास? दिस इज वेरी कॉमन फेलेसी। ये एक कॉमन फेलेसी है हमारे पास। A person who draws a conclusion on the basis of insufficient evidence in making a hasty generalization, the following example will make the amply clear। तो हमारे पास hasty generalization क्या होती है? एग्जाम्पल अगर आप पढ़ोगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। इसका मतलब क्या होता है? किसी भी जो है हमारे पास सामने आपने 2 चीज़ें देख ली, अपना ओपिनियन बना के उसको ट्रू मान लेना। यानी अब 2 बंदे सही नहीं है तो उस सामने बोल दिया कि पाकिस्तान ही पूरा का पूरा बकवास है। तो ये जो आपने चीज़ बोली तो 21 के अंदर आती है हिस्ट्री जनरलाइजेशन। यहाँ पर एग्जांपल इन्होंने दी हुई है कि ईरानियंस आर ए वेरी स्टूपिड पीपल। तो ईरानियंस जो होते हैं, ईरान के बंदे, वो क्या होते हैं? वो स्टूपिड होते हैं। क्यों होते हैं? एंड दे हैव नो टैलेंट फॉर मैथमेटिक्स। तो उनका टैलेंट नहीं होता मैथमेटिक्स में। यहाँ तक चीज़ क्लियर होगी कि ईरानियन जो होते हैं वो स्टूपिड होते हैं, उनका कोई भी मैथमेटिक्स में कोई सेंस नहीं है, उनका कोई टैलेंट नहीं है, उनको कोई समझ नहीं आती। क्यों? द 2 ईरानियन बॉयज टुक मैथ कोर्स विद मी वंस। यानी यहाँ पे बच्चे की बात हो रही है कि बोल रहा है कि 2 ईरानियन बच्चों ने मेरे साथ क्या किया? मैथ का कोर्स लिया विद वी मंथ्स एंड दे वर एट द बॉटम ऑफ द क्लास। और उनको कोई भी समझ नहीं आ रही मैथ की, तो इसलिए उसने क्या कंक्लूजन बना लिया कि ईरानियंस क्या होते हैं? वो स्टूपिड होते हैं, उनका मैथ के अंदर कोई भी टैलेंट नहीं है। यानी 2 बच्चों को हमारे पास जो है वो मैथ का कोई समझ नहीं आ रहा या फिर वो वीक है मैथ के अंदर, तो उस बंदे ने क्या किया? अपना पॉइंट ऑफ व्यू ही बना लिया कि ईरानियन जितने भी होते हैं वो मैथ के अंदर कमज़ोर होंगे। तो वो क्या है हमारे पास? हिस्ट्री जनरलाइजेशन हमारे पास। यानी जो हमारे पास सामने जो चीज़ देखी उसी के ऊपर अपना ओपिनियन बना के पूरे उसके ऊपर थोप देना क्या कहलाता है? हिस्ट्री जनरलाइजेशन कहलाता है। अब नेक्स्ट क्या है? फॉल कॉज। You have probably heard something saying as a joke, I know there is going to be a dust storm today because I washed my hair। यानी ये वही बात हो गई जिस तरह से मायूसी वाली टाइप बातें होती हैं, वो फॉल कॉज के अंदर आती है, फॉल्स कॉज के अंदर। यानी आज मैंने बाल धोए तो इसका मतलब है आज जो है बाहर से जो है वो डस्ट स्टॉर्म यानी जो है डस्ट वगैरह ज़्यादा उड़ेगी और मेरे बाल ख़राब कर देगी। तो ये क्या है हमारे पास? एक फॉल्स कॉज होता है। इसको हम जैसे बोलते हैं मायूसी टाइप जो सेंटेंस वगैरह होते हैं वो किसके अंदर आते हैं? फॉल कॉज के अंदर आते हैं। जिस तरह यहाँ पर उन्होंने लिखा भी है कि आई नो देयर इज़ गोइंग टू बी अ डस्ट स्टॉर्म टुडे बिकॉज आई वॉश्ड माई हेयर। क्योंकि मैंने आज बाल वगैरह धोए, फुल कंघी शंगी की है, तो इसका मतलब है आज जो है वो डस्ट वगैरह ज़्यादा उड़ेगी और मेरे बाल ख़राब करने ही वाली है। तो यानी इस तरह के जो जुमले होते हैं वो फॉल्स कॉज के अंदर आते हैं। फॉल्स कंपैरिजन क्या होता है हमारे पास? दिस इज़ द 3rd टाइप ऑफ एरर इन रीजनिंग। और ये हमारे पास तीसरा एरर होता है रीजनिंग का अंदर हमारे पास तीसरी टाइप है, व्हेन यू अज्यूम दैट 2 थिंग्स आर मोर अलाइक देन दे आर रियली आर। तो हमारे पास क्या है? फॉल्स कंपैरिजन करना। यानी जिस तरह यहाँ पर एक एग्जांपल इन्होंने विलेज की दी हुई है कि विलेज के अंदर अगर बंदे बोल रहे हैं कि हमारे पास जो है विलेज का बंदा बोल रहा है, एक शहर का बंदा है, तो विलेज का बंदा बोल रहा है कि भाई हम जो है अपने दरवाजे खुले छोड़ते हैं गाँव के अंदर और जो है शहर के अंदर आप खुले क्यों नहीं छोड़ते? तो क्या है हमारे पास? ये एक फॉल कंपैरिजन है। विलेज के अंदर वो छोड़ते हैं क्योंकि विलेज में वो सब बंदे आपस में जानते हैं, सब चीज़ें होती हैं, कोई डकैती चोरी छिरू वाली चीज़ें नहीं होती, तो कंपैरिजन करना बनता ही नहीं है। विलेज में वो दरवाजे खोल रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि शहर में भी मैं खोलना शुरू कर दूँ, क्योंकि शहर में आप खोलोगे, शहर में आपके सब रिश्तेदार नहीं है और शहर में कोई जान पहचान वाला भी नहीं है, तो यहाँ पर ज़्यादा मसले होती हैं, चोरियाँ वगैरह सारी की सारी चीज़ें होती हैं। तो ये कंपैरिजन करना 2 दरवाज़ों के दरमियान, 2 शहरों के दरमियान, सॉरी विलेज और शहर के दरवाज़ों के दरमियान कि वहाँ पे खुली हुई है यहाँ पर नहीं खुली हुई, ये कंपैरिजन बनता ही नहीं है। यानी वहाँ पे विलेज में आपने डोर खोल लिया, यहाँ पर भी आप खोल के बैठ जाओ, तो यहाँ पे खोलोगे तो आपके जो है वो चीज़ें जो है वो गायब हो जाएंगी, तो ये कंपैरिजन बनता ही नहीं है, तो इसका कंपैरिजन नहीं है। तो ये क्या कहलाता है? फॉल्स कंपैरिजन कहलाता है। ये एक सिंपल सी चीज़ है, बस आपको पता होनी चाहिए, आपसे पूछी जा सकती है। अब क्या है ईदर और फेलेसी? तो इसके अंदर बस यही लाइन सिंपल सी लिखी है, वी ऑफन एज्यूम देयर आर ओनली 2 साइड टू अ क्वेश्चन ऑफरिंग ओनली 2 चॉइसेस व्हेन मोर। यानी आप कभी कभार क्या बोलते हो, 2 चॉइसेस को उठा लिया आपने, हालांकि उसके जो है मजीद जो है उसके पर्सपेक्टिव यानी मजीद पॉइंट ऑफ व्यूज़ मौजूद होते हैं, उनको आप नहीं उठाते। यानी अपनी मर्जी के या फिर कोई भी 2 पॉइंट जो आपके सामने आए उन्हीं को उठा लिया, बाकी जो पॉइंट है जो कि एग्जिस्ट कर रहे हैं उनको आप देख ही नहीं रहे, इग्नोर कर रहे हो। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है? फाइनल जो है
क्लोज प्रोसीजर आ गया, और ये चीज़ें जो है मैंने डिटेल में समझा दी है। तो ये आपके पास किसी न किसी के पास अगर आ गई ना, उनके जो है काफ़ी हेल्प हो जाएगी, क्योंकि ये इतना डिटेल में मुझे सब्जेक्टिव में समझाना चाहिए था, लेकिन मैंने यहाँ पर ही समझा दिया, क्योंकि ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। किसी न किसी के पास आ गई ना तो वो फंस जाएगा, तो फंसने से बचाने के लिए क्या किया मैंने, इधर ही समझा दिया डिटेल में आपको। अब नेक्स्ट क्या है, क्लोज प्रोसीजर। अ पैसेज इज सिलेक्टेड फ्रॉम विच वर्ड्स आर डिलीटेड एट रेगुलर इंटरवल, यू द रीडर हैव टू फिल द मिसिंग वर्ड्स। तो क्लोज प्रोसीजर क्या होता है, जिसके अंदर वर्ड्स डिलीटेड होते हैं और उनके अंदर आपने अपने वर्ड्स जो फिल करने होते हैं अपने अकॉर्डिंग, और ये आपकी रीडिंग एबिलिटी या फिर आप बोलो कि आपकी एबिलिटी को शो करता है कि आप कितने काबिल हो कि आप जो है उन वर्ड्स को फाइंड आउट कर पाओ कि जो कि मिसिंग होते हैं। क्लोज दस हेल्प इन डेवलपिंग द हैबिट ऑफ कंसंट्रेटेड रीडिंग। वही सेम चीज़ बात है, कंसंट्रेटेड रीडिंग को शो करेगा, यानी क्लोज की जो चीज़ें हैं वो आपको तभी समझ आएगी मिसिंग वर्ड्स की जब आपने रीडिंग की होगी, जब आपको रीडिंग के स्किल्स का पता होगा कि कहाँ पे कौन सा वर्ड यूज़ करवाना है। इन स्किमिंग टू रिकैप ऑन व्हाट हैज़ बीन रीड। तो स्किमिंग में क्या होता है, हम रिकैप करते हैं जो कि हमने रीड किया होता है, और स्कैनिंग में क्या करते हैं, प्रिडिक्ट करने। इन ऑर्डर टू प्रिडिक्ट करना क्या होता है, अनस्पेसिफाइड इन्फॉर्मेशन को, तो वो स्कैनिंग के अंदर आता है। और नेक्स्ट क्या हमारे पास, द क्लोज इज एसेंशियली अ कोग्निटिव मेंटल टास्क विच रिक्वायर्स द कंप्लीशन ऑफ मीनिंग बेस्ड ऑन अंडरस्टैंडिंग एंड रीजन। तो क्लोज क्या होता है, एसेंशियली अ कोग्निटिव है, ये एक इंपॉर्टेंट लाइन नहीं है, बस आपने इसको एज इट इज़ याद रखने के। क्लोज क्या एक एसेंशियली कोग्निटिव मेंटल टास्क है जिसको रिक्वायर होता है कंप्लीशन का, और इसकी मीनिंग किसके ऊपर बेस करते हैं, अंडरस्टैंडिंग और रीज़न के ऊपर बेस करती है। तो ये थी इंग्लिश 101 की वीडियो, और मेरा नहीं ख्याल इसके अलावा आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत पड़ेगी या फिर हैंडआउट्स उठाने की ज़रूरत पड़ेगी एमसीक्यूज़ के लिए। एमसीक्यूज़ इसके अंदर इतने डिटेल में सारे के सारे समझा दिए कि ज़रूरत नहीं है इसको आपको दोबारा कोई भी वीडियो देखने की या फिर हैंडआउट्स को खोलने की, सारी की सारी चीज़ें डिटेल में बता दी हैं। अब ये वीडियो देख लिया आपने, अब इस वीडियो को देखने के बाद आप जो है पास्ट पेपर को करो जितने कर सकते हो, और यहाँ से आपने गाइड ले लेनी है। यहाँ से चीज़ें समझ आ गई, अब आपको एक माइंड में है कि भाई शॉर्ट वॉवल्स कितने हैं, 7 है, और लॉन्ग वॉवल्स कितने हैं, 5 है। अब आप देखो एमसीक्यूज़ किस तरह से पूछते हैं। अगर आप उन्होंने शॉर्ट की जगह 7 की जगह 3 किया हुआ है तो आपको चीज़ समझ आ जाएगी, हाँ भाई कि 7 शॉर्ट वॉवल्स है। हैंडआउट्स में मैंने पढ़ा है, कंट्रोल F करो, हैंडआउट्स में जाओ, शॉर्ट वॉवल्स लिखो तो 7 आ जाएगा, चीज़ क्लियर हो जाएगी। या फिर ये वीडियो देख लिए तो चीज़ें समझ आ जाएंगी, पॉइंट्स नोट किए हुए हैं, तो वीडियो जब भी देखो तो साथ साथ आपने पॉइंट्स नोट कर देने। अब बात करें सब्जेक्टिव की, तो सब्जेक्टिव की वीडियो जिन्होंने देखनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक गिवन होगा ENG 101 का, उस वीडियो को आपने देख लेना है, तो सब्जेक्टिव भी क्लियर हो जाएगा, MCQ भी क्लियर हो जाएंगे, सारी की सारी चीज़ें जो है टेंशन दूर हो जाएगी, मिड टर्म फुल सफल हो जाएगा, ईजी हो जाएगा। तो जिनको कन्फ्यूजन थी इंग्लिश 101 की अब नहीं होने वाली, क्योंकि डिटेल चीज़ें सारी की सारी हो गई। इसी तरह पाक 301 है, फिजिक्स 101 है, इस्लामियात के सब्जेक्ट हैं, जितनी भी चीज़ें हैं वो चैनल के ऊपर अपलोडेड हैं। अगर नहीं अपलोडेड तो अपलोड कर दी जाएंगी, आप नीचे कमेंट में बता सकते हो। चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप जो है तमाम की तमाम चीज़ें जो है वो देख सकते हो, प्रॉपर मैंने प्लेलिस्ट के साथ जो है वो शेयर की हुई हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी, और अगले आने वाली वीडियोज़ भी इसी तरह से ही मैं डिटेल में बनाऊँगा ताकि आपको चीज़ें समझ आ सके। तो अगली वीडियो में मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।